तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनील खैरनार, इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन, ILF और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स, इन दोनों संस्थाओं का चेयरमैन होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के रूप में 2016 से कार्यरत है। ILF ने सफलतापूर्वक 100 से अधिक एग्री और फूड स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है। ISAP जो कि ILF की पेरेंट कंपनी है और वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है, सन 2000 से भारत के 20 राज्यों में लाखों किसान परिवार के साथ जुड़ी हुई है और उन्हें सेवाएं दे 20 साल से। नाफेड फीफा के साथ CBBO एवं टेक्निकल पार्टनर के रूप में भी ISAP अपना कार्य कर रही है। हमारे इस प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को नाफेड और फीफा ने अपनाया और इसे क्रियान्वित करने के लिए हमें हरी झंडी दी। इसके लिए हम नाफेड MD श्री संजय कुमार चड्ढा जी का दिल से स्वागत करते हैं। इस वेबिनार में पधारे हुए फीफा के मेंबर FPOs एवं नाफेड की मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में नाफेड के अभूतपूर्व विजनरी MD श्री चड्ढा साहब मौजूद हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी इस श्रृंखला की शुरुआत 19 दिसंबर 2020 को ही हुई थी। हम इस श्रृंखला द्वारा टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट यानी कि तकनीकी और प्रबंधन, इन दोनों विषयों पर कोऑपरेटिव सोसाइटी और FPO प्रतिनिधि इनके ज्ञानवर्धन का प्रयास करेंगे। टेक्नोलॉजी विषय पर हम आपसे मिलवाएंगे भारत के एग्री सेक्टर के सबसे उम्दा स्टार्टअप से, जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को फील्ड में हमने खुद देखा हुआ है, जांचा हुआ है। इस श्रृंखला का एक और लक्ष्य कोऑपरेटिव सोसाइटी और FPO के प्रबंधन और साथ ही साथ अपने संगठनों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जो उद्यमशीलता, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, क्षमताओं के निर्माण में हम लोग मदद करेंगे। हमारे अनुभव में ये कार्यक्रम, ये जो श्रृंखला शुरू ही है, इस तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और किसान संगठनों और किसानों के बीच इतने बड़े पैमाने पे सीधा संवाद हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमें उम्मीद है कि अभी लगभग 80-90 के आसपास FPOs और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। कुछ समय बाद कुछ 200-250 हो जाएंगे। तो इनके माध्यम से 1 लाख से ऊपर किसान परिवार इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी और हर FPO के 800-1000 परिवार मेंबर होते हैं। ये कार्यक्रम टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है कि इस प्लेटफॉर्म पे इतने लोग जुड़ पाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के पहले भाग यानी कि फीफा FPO एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी उद्यमिता अभियान के अंतर्गत हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री अनुराग अग्रवाल जी से। उनके स्टार्टअप का नाम न्यू लीफ डायनामिक है। उन्होंने ग्रीन चिल नाम के एक माइक्रो कोल्ड स्टोरेज का आविष्कार किया है। इस माइक्रो कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, जो खेत में कचरे के रूप में फसल अवशेष बच जाता है, उसको जला करके इसकी ऊर्जा निर्माण होती है। इस प्लांट के जरिए फ्रूट राइपनिंग का भी कार्य आसानी से किया जा सकता है, जो हमने खुद फील्ड में किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। काफी कम लागत से चलने वाले इस माइक्रो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी खुद स्वयं अनुराग जी आपको देंगे। अनुराग जी ने BTech और MTech दोनों IIT कानपुर से किया हुआ है और उच्च शिक्षा उन्होंने अमेरिका से प्राप्त की है। उनके पास कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करने का 40 साल का खासा अनुभव भी है। मुझे यकीन है कि अनुराग जी आप सभी FPO और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सदस्यों को भविष्य में
उनके साथ काम करने की काफी संभावनाएं नजर आएंगी। साथियों, इस कार्यक्रम का तीसरा भाग होगा एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी के संग साझेदारी। इस सत्र में वक्ता होंगे विजय सरदाना साहब, जिनको पूरा देश जानता है आज की तारीख में, जो कृषि व्यवसाय के टेक्नो लीगल एवं ट्रेड के एक्सपर्ट हैं, तो दोनों विषयों को भली भांति जानते हैं। उनकी चर्चा का विषय होगा एफपीओ एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लीडर्स अपनी संस्थाओं की ताकत और क्षमता का आकलन कैसे करें और उस पर कैसे बिल्ड करके एक बिजनेस बनाएं। कार्यक्रम के पहले भाग की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं नाफेड के एमडी श्री संजीव कुमार चड्ढा जी को कि वो आए और उपस्थित सभी अतिथियों का मार्गदर्शन करें। आई रिक्वेस्ट चड्ढा साहब टू काइंडली शेयर हिज व्यूज। सुनील, थैंक यू वेरी मच। मैं आज इस मीटिंग में अनुराग जी का नेफेड और फीफा की तरफ से स्वागत करता हूँ। छुट्टी वाले दिन सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सुनील जी ने कहा कि पिछली बार हम लोगों ने जो स्टार्टअप का प्रेजेंटेशन किया था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। उसके बाद जो चर्चा विजय सरदाना जी के साथ हुई उससे बहुत लोगों को लाभ हुआ, और जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर भी दिया गया है। उस पर आज फिर हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी कहा गया कि नेफेड एक, जैसे आप जानते हैं कि नेफेड एक एपेक्स लेवल एग्री मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हमने अभी कुछ समय पहले एक फीफा को टेक ओवर किया और इसको डेवलप करने की कोशिश की, इसकी मेंबरशिप बढ़ाने की कोशिश की। तो अभी हमारे पास 500 से ज़्यादा एफपीओ और सोसाइटीज़ अभी मेंबर हैं। नेफेड के अपने मेंबर जो हैं 950 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि कैसे फीफा के माध्यम से जो भी नेशनल लेवल पे इश्यूज हैं एफपीओज के, सोसाइटीज़ के, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, पॉलिसी लेवल पे कैसे एक यूनिफॉर्मिटी रहे, और गवर्नमेंट के साथ अगर कोई भी हमारा इंटरफेस हो तो हम सबके बिहाफ पे कर पाए कंट्री के एक नेशनल लेवल पे। तो इसी में कड़ी में एक और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओज और सोसाइटीज़ को हम जोड़ें, और उनको जो एग्री स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजीज उन्होंने लाई हैं, जिसको कि फार्म में अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे किसान भाई, छोटे किसान भाई, उनके एफपीओज, उनकी सोसाइटीज़ उससे लाभ उठा सकती है। पिछली बार भी आपने देखा था कि 2 हमारे बहुत अच्छे स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया था। तो इस बार भी हमने एक प्रेजेंटेशन रखा है जो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर में हमारा चैलेंज है, बहुत वेस्टेज हो रहा है। उसमें जैसे फार्म पे हार्वेस्ट होता है और हम मार्केट तक लेके जाते हैं, क्वालिटी डिटीरियोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। फार्म लेवल पे हम पैक हाउस जब बनाएंगे तो उसमें उसी समय ज़्यादा क्वालिटी लॉस होता है जब हम हार्वेस्ट करते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम कैसे कम करें, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम प्री कूलिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है डिसेंट्रलाइज करें। और रिमोट एरिया में, रूरल इंडिया में, जैसे आपको मालूम है बहुत चैलेंजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी पहुंचने में चैलेंजेस हैं। तो इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे जो अनुराग जी आज आपको एक प्रेजेंटेशन करेंगे, इसमें एक सोल्यूशन दिखता है कि कैसे हम फार्म लेवल पे इस टेक्नोलॉजी को, हम अच्छी टेक्नोलॉजी को लगाएं जिससे कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद इमीडिएटली हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वालिटी मेंटेन रहे, उनको हम ग्रेडिंग करें, सॉर्टिंग करें, पैकिंग करें और फिर मार्केट तक ले जाएं और अच्छी से अच्छी प्राइस फार्मर्स को मिल पाए। तो आज जैसे सुनील जी ने इंट्रोडक्शन दी, अनुराग जो हैं हमारे कंट्री के टॉप एंटरप्रेन्योर हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। उन्होंने अपना ब्राइट कैरियर विदेश में छोड़ के इंडिया में काम करना शुरू किया है। तो इससे और सारे फार्मर्स की और एग्रीकल्चर सेक्टर की वो सेवा कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो प्रेजेंटेशन वो करेंगे हम सबके लिए बहुत यूजफुल होगी। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कैसे इस टेक्नोलॉजी को
आज की डेट में गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स हैं, बहुत सी सब्सिडी अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस अवेलेबल है, लोन्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी को हम अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जो मेंबर्स हैं हमारे फीफा के एफपीओज, उनको हम ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो मैं फिर से आई साहब को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अच्छे से अच्छे स्पीकर्स को रिक्वेस्ट करके हमारे ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है इसमें ला रहे हैं। तो मैं अभी सुनील जी, आप रिक्वेस्ट करिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए अनुराग जी को। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के दूसरे भाग की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा न्यू लीफ डायनेमिक कंपनी के संस्थापक श्री अनुराग अग्रवाल जी को कि वो आए और हमें अपने ग्रीन चिल सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करें। अनुराग अग्रवाल जी, काइंडली एड्रेस द ऑडियंस। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू संजीव जी। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हम देश के किसानों को, देश के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एकत्रित करके फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएं और उनको कैसे यूज करना है। तो इससे ना केवल किसानों को बेनिफिट होगा, बल्कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं फील्ड में, एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट मिलेगा कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी टेक्नोलॉजीज किसान को ले जा सकेंगे। और फायदा तभी होगा इन टेक्नोलॉजीज का जब इनको किसान यूज करेंगे, अपनी उपज बढ़ाएंगे और किसानों को फायदा होगा, तभी जाके देश को फायदा होगा। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा एमडी साहब चड्डा जी को और सुनील जी को इंडीग्राम लैब्स से, जिन्होंने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो जैसे आपने बोला कि दो पहलू हैं, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट भी बड़ा क्रिटिकल है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी आ गई और फार्मिंग आज के दिन बड़ी एडवांस हो गई है, तो अगर मैनेजमेंट के टेक्निक्स नहीं है तो फिर ओवरऑल अर्निंग में प्रॉब्लम होगी और उपज में प्रॉब्लम होगी। इसलिए दोनों पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे संजीव जी ने बोला कि आज के दिन उपज बढ़ रही है, किसान लोग ज्यादा उपज कर रहे हैं, ज्यादा गेहूं हो रहा है, ज्यादा फल सब्जी हो रहे हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ज्यादा फल सब्जी होते हैं ये पेरिशेबल है, और इनको स्टोर कैसे करें, इनको मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, जिससे कि जब हम लोगों को ये फल सब्जी वापस मिले तो ये फ्रेश रहे, इनकी न्यूट्रिशन की वैल्यू बरकरार रहे और ये हमारे रेफ्रिजरेटर में ज्यादा से ज्यादा दिन चले। तो हम ये देखते हैं कि किसान के खेतों से हमारे रेफ्रिजरेटर तक, जब भी हम बाजार से कुछ खरीदते हैं फल सब्जी, हम घर आके उनको तुरंत रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। पर हमारे रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले उस फल सब्जी का क्या सफर है, कैसे खेत में तोड़ करके हार्वेस्ट करके गर्मी में वो रखी रही है और वहां से लेकर के मंडी आई, मंडी के पास सब्जी वाले के पास आई, वहां से हमने खरीदा और हमने तुरंत उसको रेफ्रिजरेटर में रख लिया। तो फार्म लेवल पे कोल्ड चेन और जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनकी आजकल देश में बहुत कमी है, और ग्रीन चिल, न्यू लीफ और ग्रीन चिल इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस कमी को पूरा करने की कोशिश में हमने ये ध्यान रखा है कि खेत में बिजली की कमी है, देश में ही बिजली की कमी है, और बिजली अगर है भी तो बिजली फॉसिल फ्यूल से बनती है जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करती है और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करती है। इसलिए ग्रीन चिल इस तरह से पावर्ड है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड है।
ये प्रदूषण नहीं फैलाती और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में इंक्रीज नहीं करती। इससे अगर ग्रीन चिल को यूज करके इसका प्रोत्साहन दिया जाए और सब लोग ग्रीन चिल यूज करें, तो ना केवल किसानों को बेनिफिट होगा, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ environment, in terms of maintaining the carbon dioxide levels and the oxygen levels in the atmosphere. तो ग्रीन चिल एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो आपके बिजली और डीजल की पावर से चलने वाले को सब्स्टिट्यूट करके किसान के खेतों के ऊपर, जो किसान के खेतों के ऊपर कूड़ा करकट बचता है फसल के बाद, उसको यूज करके आपके कोल्ड स्टोरेजेस को पावर करता है। अब मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं। तो ये किसानों के खेत में इंस्टॉल हो सकता है। ये छोटे कोल्ड स्टोरेज है जिसमें 700-800 क्रेट फिट हो जाते हैं, करीब 15 मीट्रिक टन तक स्टोर हो जाता है और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है। तो आप ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि ये ग्रीन चिल सिस्टम है। ये ग्रीन चिल सिस्टम के पीछे आपका 15 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज है और इस ग्रीन चिल सिस्टम के सीधे हाथ पे ये बायोमास सिस्टम के अंदर फीड करने का हॉपर है। इसके अंदर आप बायोमास किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आपका भूसा हो, सूखी लकड़ी हो, पेड़ की टहनी हो, सूखी पत्तियां हो, घास हो, पेलेट्स हो, बायोगैस हो, जिस भी फॉर्म में आपका खेतों का वेस्ट है वो इस हॉपर में फीड हो सकता है। और इस हॉपर से आपके सामने ये एक हॉट वाटर सिस्टम है, गर्म पानी का सिस्टम है। इसमें पानी गर्म होता है और इससे ये कोल्ड स्टोरेज चलता है और इस कोल्ड स्टोरेज, इस सिस्टम से आपके पीछे जो कोल्ड स्टोरेज दिखाई दे रहा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि इस सिस्टम का डिटेल आप देखेंगे कि ये हॉपर है जिसके अंदर आपका बायोमास जा सकता है। इसको बायोमास आपको हर समय फीड करने की जरूरत नहीं है। आप दिन में एक बार या ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 बार आपको इसको फीड करना पड़ेगा और इससे फिर आपका दिन भर कोल्ड स्टोरेज चलता रहेगा और आपका कमरा ठंडा रहेगा। तो जैसे कि आपके बिजली के कोल्ड स्टोरेज हैं जो टेम्परेचर पहुंचने पर अपने आप ऑफ हो जाते हैं और टेम्परेचर हाई होने पर अपने आप ऑन हो जाते हैं, ऐसा ही ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। जब आपका कमरा ठंडा हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा और आपका ईंधन बच जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा थोड़ी देर के बाद तो अपने आप स्विच ऑन हो जाएगा। तो इस सिस्टम को यूज करके हम 10 से 20 मीट्रिक टन के फल सब्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसानों के खेत में अगर आपको प्री कूलिंग करनी है, जैसे आपके फल है तरबूज, खरबूजे, जिनको आपको ठंडा करके आपको ट्रक में कहीं 500, 600, 1000 किलोमीटर भेजना है तो आप प्री कूल कर सकते हैं। प्री कूल करने का ये भी फायदा है कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि सुनील जी ने कहा, आप इसमें राइटनिंग भी कर सकते हैं। आप अगर केले उगाते हैं, आम उगाते हैं, पपीते उगाते हैं तो आप इस राइटनिंग चेम्बर में उनको पका सकते हैं। पकाने के बाद उनकी कीमत दुगनी हो जाती है और आप मार्केट में पके हुए केले, आम को बेचने से आपकी कमाई दुगनी हो सकती है। सो राइटनिंग चेम्बर के और भी फायदे हैं, जैसे आपके हरे टमाटर हैं, आप रातों रात हरे टमाटर को लाल कर सकते हैं
और इस तरह से लाल करे हुए टमाटर देखने में लाल होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है और जैसे ही आप उनको बाजार में लेके जाएंगे ये कड़े रहते हैं और तुरंत इनका मार्केट वैल्यू अच्छा रहेगा। तो राइपनिंग चेम्बर्स के तो प्रोडक्ट को राइपन करना एक बात है, पर कई ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे शरीफे हैं, अमरूद हैं, अगर आप उनको कोल्ड रूम में रखेंगे, उनका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तभी भी उनकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होगी। तो ये प्रोडक्ट्स जो है एथिलीन एमिट करते हैं और हमारे कोल्ड रूम्स में हम आपको एथिलीन एब्जॉर्बर्स दे सकते हैं, एथिलीन स्क्रबर्स दे सकते हैं, जिससे कि फल जैसे शरीफे, पके हुए आम, पके हुए केले, पके हुए अमरूद, इन सब को भी आप रख करके आप इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। शेल्फ लाइफ बढ़ाने का एक और तरीका है कि जो ये आपकी जो भी उपज है और इसकी अगर मार्केट की कीमत अच्छी नहीं मिल रही है तो आप तुरंत उसको सुखा सकते हैं। तो जैसे आपके पाइनएप्पल है, आपको उनको बेचने में प्रॉब्लम है, टमाटर है, प्याज ज्यादा हो गई है, तो आप उनको सुखा करके आप उनको सालों साल रख सकते हैं और सूखे हुए फल सब्जी की कीमत जैसे ही ऑफ सीजन होता है बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। तो जैसे मैंने कहा ये कोल्ड स्टोरेजेस अलग अलग साइज में होते हैं, 10 मेट्रिक टन, 15 मेट्रिक टन, 20 मेट्रिक टन, और ना केवल फल सब्जी के लिए, इनको दूध के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1000 लीटर दूध, 2000 लीटर दूध गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर्स पे रन कर सकते हैं जो दूध ठंडा कर सकते हैं। और ये मिल्क चिलर्स सूखे हुए गोबर से चल सकते हैं, गोबर के कंडों से चल सकते हैं या बायोगैस से चल सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये इन सिस्टम्स में अगर आप कंपेयर करेंगे ग्रिड पावर और डीजल से, तो इनको चलाने का खर्चा बहुत कम है। तो ये एक कंपैरिजन किया गया है कि 20 मेट्रिक टन नींबू अगर 3 महीने के लिए रखें 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ग्रीन चिल का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा सिर्फ 2740 रुपए 3 महीने के लिए होगा, क्योंकि ये करीब 4 टन हस्क इस्तेमाल करेगा और हस्क की कीमत खेत के ऊपर 70 पैसे किलो है। किसान जो अपना हस्क होता है या स्ट्रॉ होता है, खेत के ऊपर से करीब 70 पैसे किलो बेचता है। जब किसान बेचता है और ट्रांसपोर्ट हो करके दूसरी जगह जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करके ये 4 से 5 गुना हो जाती है, पर किसान के खेत के ऊपर ये बहुत सस्ती है। तो अगर ये 20 टन नींबू 90 दिन के लिए बिजली को इस्तेमाल करके स्टोर करते तो करीब 23,000 रुपए का खर्चा आता, और अगर डीजल इस्तेमाल करते तो 70,000 रुपए खर्चा आता। तो ना केवल बिजली और डीजल की बात है, पर जो ग्रीन चिल में आपने स्टोर किया ये कार्बन न्यूट्रल है, नेट कार्बन एमिशन न्यूट्रल है। अगर आपने ग्रिड पावर इस्तेमाल की तो करीब 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने एमिट की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिजली की उपज कोयले से होती है इस देश में। अगर आपने डीजल इस्तेमाल किया होता तो आपने करीब 3 टन या 3000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस किए होते। तो ये हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल है। हम लोग सुनील जी के साथ करीब 2013 से काम कर रहे हैं और इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन के पूरे सपोर्ट के साथ 6 साल काम करके ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और मार्केट में आई।
जैसा सुनील जी ने बोला, मेरा बैकग्राउंड, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट किया 1982 में, और फिर अमेरिका जा करके मैंने मास्टर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मेरा करीब 40 साल का एक्सपीरियंस है हिंदुस्तान में और बाहर में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए। हमारे बाकी फाउंडर्स हैं डॉक्टर राव एक्सिस बैंक के कंट्री हेड थे रूरल लेंडिंग ऑपरेशंस और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। उनका भी 40 साल का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। और आकाश जो कि यंग मैनेजमेंट ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा से। तो जैसे मैंने बोला कि इंडीग्राम लैब्स ने हमको प्रमोट किया है, और पिछले साल इंडीग्राम लैब्स हमको सोशल अल्फा जो टाटा ट्रस्ट ने प्रमोट किया है। So Indigram Labs took us to Social Alpha, and last year we were able to raise investments from Social Alpha that is promoted by Tata Trust. And this year we are looking at the possibility of raising much bigger investments. तो मैं जहाँ जहाँ हमारे इंस्टॉलेशंस हैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये तमिलनाडु बनाना प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। ये छोटा सा गांव है टोटियम, त्रिचनापल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर, और ये केले के बहुत बड़े प्रोड्यूसिंग एरिया में है। और ये अभी 2 महीने पहले इंस्टॉल हुआ है, और इस जगह में केले का कोल्ड स्टोरेज करते हैं और केले को राइपनिंग कर रहे हैं। और इस जगह क्योंकि यहाँ पे केलों के बहुत खेत हैं, तो केले के पेड़ों का, केले के जो प्रोसेस करते हैं उसका वेस्ट इस्तेमाल करके ग्रीन चिल पावर होता है। तो केले और कोकोनट का, केले और नारियल का वेस्ट ले करके ग्रीन चिल पावर्ड होता है। तो जब हरे केले होते हैं, हरे केले स्टोर करते हैं करीब 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो केले तोड़ करके कोल्ड रूम में एक्यूमुलेट करते हैं। जब एक ट्रक में भेजने लायक केले हो जाते हैं, तो ये प्री कूल्ड केले शहरों में जाते हैं, जहाँ पे पक करके शहरों में बेच सकते हैं। तो इस तरह से केलों की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। किसान इकट्ठे कर सकते हैं एक साथ, और एक ट्रक लोड इकट्ठा करके भेज सकते हैं दूसरे शहर में। ये फोटोग्राफ है बिग बास्केट के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की, जो कि बेंगलोर के बाहर, बेंगलोर के करीब 50 किलोमीटर दूर होस्कोटे में है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है बिग बास्केट का। और इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आप देख रहे हैं कि ग्रीन चिल इंस्टॉल्ड है। और ये ग्रीन चिल के कोल्ड रूम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करीब 10 टन सेब रखा हुआ है। सेब का स्टोरेज करीब 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और ये ग्रीन चिल सेब का टेम्परेचर 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करता है। और ये ट्रक भर के सेब आते हैं, ग्रीन चिल में स्टोर होते हैं, और जैसे ही सेब का एक बैच खत्म होता है तो दूसरा बैच आके स्टोर होता है। और इस तरह से कंटिन्यूअसली ग्रीन चिल सेब स्टोर करता है बिग एप्पल में। आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं कि आप ये सबसे राइट साइड पे ये फोटोग्राफ देख रहे हैं कि ये नारियल के वेस्ट का फोटोग्राफ है। तो बिग बास्केट नारियल भी बेचता है, करीब 20,000 हरे नारियल बेचता है रोज। और इस नारियल के वेस्ट को यूज करके ग्रीन चिल को पावर करते हैं,
जिससे कि अलग अलग तरह के फल सब्जी ग्रीन चिल स्टोर करता है बिग बास्केट के अंदर। ये फोटोग्राफ है मध्य प्रदेश की नीमच के पास। आप देख रहे हैं कि किसान गेंदे के फूल स्टोर करता है। गेंदे के फूल बड़ी कंफर्टेबली 3 से 4 हफ्ते स्टोर हो जाते हैं ग्रीन चिल के अंदर। और किसान बड़े बड़े त्योहारों से पहले गेंदे के फूल स्टोर कर लेता है, जिससे कि जब त्योहार पास आते हैं तो गेंदों के फूल की कीमत 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो आसानी से स्टोर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इस फोटोग्राफ में कि त्योहारों से पहले ये कोल्ड स्टोरेज किसान अपने खेत पे गेंदे के फूल उगाते हैं और कोल्ड स्टोरेज में भर देते हैं और फेस्टिवल के पहले बेचते हैं। आप ये देखेंगे इस वाले फोटोग्राफ में कि शरीफे स्टोर करे हुए हैं। शरीफों को स्टोर करना आसान, शरीफों का नाम कस्टर्ड एप्पल भी है, और शरीफे को स्टोर करना आसान काम नहीं है, क्योंकि शरीफा बहुत एथिलीन एमिट करता है और शरीफे को आप अगर कोल्ड रूम में रखेंगे तो एथिलीन एमिट करके वो खुद पक जाएगा और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होगी। तो हमने एक घरेलू तरीका निकाला है एथिलीन को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो किसान के पास आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा डेजर्ट कूलर है, और हमें पता है, साइंस हमें बताता है कि पोटेशियम पर मैंगनेट एथिलीन को एब्जॉर्ब करता है। तो हम ये क्या करते हैं कि ये छोटा सा कूलर कमरे में लगा देते हैं और पानी के साथ हम पोटेशियम पर मैंगनेट की 2 पुड़िया, जो किसी भी दवाई की दुकान से मिल जाती है 20 रुपए की, वो पानी में डाल देते हैं और हर रोज 10 मिनट के लिए ये कूलर ऑन कर देते हैं, या हर रोज 2 बार या 3 बार ये कूलर ऑन कर लेते हैं और कमरे का पोटेशियम, कमरे का एथिलीन एब्जॉर्ब हो जाता है और ये फल सब्जियों की शेल्फ लाइफ ज्यादा बढ़ सकती है, ज्यादा बढ़ जाती है और उनको ज्यादा समय मिलता है मार्केट में ले जाने के लिए। ये आप देखेंगे नींबू। नींबू की 2 फसलें होती हैं और नींबू का प्राइस बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएट करता है। करीब इस समय दिसंबर के आखिर में, जनवरी के बिगनिंग में नींबू की फसल होती है और इस समय नींबू का दाम 10-12 रुपए किलो होता है मंडी में। और अगर 10-12 रुपए किलो नींबू बेचें तो किसान को ज्यादा फायदा नहीं होता। तो आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि हम किसानों को गाइड करते हैं कि किस स्टेट में नींबू को तोड़ें। तो आप ये देख रहे हैं कि हरे नींबू हैं, हरे नींबू को तोड़ करके उनको आप देख रहे हैं कि किसानों को वैक्स करना सिखा रहे हैं। तो नींबू तोड़ करके वैक्स करते हैं और ये नींबू जो जनवरी के फर्स्ट वीक में ग्रीन चिल के कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, वो किसान अप्रैल में बेच सकता है मार्केट में। अप्रैल के बिगनिंग में जब गर्मियां शुरू हो जाती हैं, सबको गन्ने का जूस और नींबू पानी चाहिए, उस समय किसान 50 रुपए से लेकर के 80 रुपए किलो के भाव में बाजार में नींबू बेच सकता है। इसी तरह किसान संतरे रखता है। मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर जिले में आज के दिन किसान 5-6 रुपए किलो के हिसाब से संतरे बेच रहा है। और अगर मार्च अप्रैल में अगर ये संतरे स्टोर करेंगे और मार्च अप्रैल में बेचेंगे तो इनकी कीमत कम से कम 70 से 80 रुपए किलो होगी। आप ये देख रहे हैं कि ये मटर स्टोर की हुई है। तो
मटर को इकट्ठा करके उसको छाट करके कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। मटर की लाइफ कोल्ड स्टोरेज में करीब 10 से 15 दिन आप स्टोर कर सकते हैं। और मटर को इकट्ठा करके उसको जब भी फसल होगी तो 10 से 15 दिन तक आप स्टोर करके एक्यूमुलेट करके आप ट्रक में किसी बड़ी मंडी में बेच सकते हैं, जहां पे आपको ज्यादा दाम मिल सकता है। जैसे मैंने बोला था, संतरे स्टोर करते हैं। संतरों को भी हमारे लोग वैक्स करना सिखाते हैं। वैक्स करने के बाद संतरों की लाइफ ज्यादा होती है और आप ये संतरे ज्यादा समय स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही किनो स्टोर करते हैं पंजाब में। किनो की लाइफ भी 3 से 4 महीने हम स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने के बाद जब मंडी में अच्छे दाम हो तब हम उसको बेच सकते हैं। सेब स्टोर करते हैं। अगस्त सितंबर में सेब स्टोर करते हैं हम पंजाब में, हिमाचल के फुट हिल्स में। जो वहाँ पे सेब आता है थोड़ी मात्रा में, वो कोल्ड स्टोरेज में सेब होता है और जब काफी सारा सेब इकट्ठा हो जाता है तो वहां से दूसरी जगह शिप आउट हो सकता है। ये शिमला मिर्च स्टोर है। शिमला मिर्च हमने 1 महीने 1.5 महीने तक स्टोर की हुई है और जब शिमला मिर्च की फसल होती है फिर से दाम नहीं मिलते और लॉकडाउन में तो शिमला मिर्च के दाम बहुत 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो किसान को बेचनी पड़ रही थी। पर 1 महीने 1.5 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रख करके किसानों को 1 रुपए 2 रुपए किलो के बेचने के बजाय 10-15 रुपए 30 रुपए किलो तक दाम मिला है। ये किसानों ने प्याज स्टोर की हुई है कोल्ड स्टोरेज में। प्याज नॉर्मली कोल्ड स्टोरेज में बहुत बड़े बड़े मात्रा में स्टोर होती है, पर जो बड़े रिमोट प्लेसेस हैं जहाँ पे प्याज होती है बाहर जाती है और फिर वापस लानी पड़ती है गांव वालों को खुद इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ उस जगह में प्याज स्टोर कर सकते हैं जिससे कि प्याज बाहर ना भेजनी पड़े ट्रक से और दोहरा खर्चा तिहरा खर्चा हो जाता है वापस लाने के लिए। और गांव वाले जो प्याज उगाते हैं उनकी प्याज बाहर जाती है और 4 महीने के बाद प्याज वापस आती है 10 गुना ज्यादा दाम में। तो वो अपने इस्तेमाल के लिए प्याज कोल्ड रूम में स्टोर कर सकते हैं जिससे कि गांव वालों को आलू प्याज पूरे साल मिले, जो उन्होंने उगाया है उनको उपज प्राइस में पूरे साल मिलता रहे। ये खरबूजे स्टोर किए हुए हैं। आपको पता है कि खरबूजे आजकल खरबूजे और तरबूज आजकल इतने अबंडेंस में पैदा होते हैं, इतने थोक में पैदा होते हैं कि मैंने देखा है कि कई किसान इनको खेतों में छोड़ देते हैं, हार्वेस्ट नहीं करते क्योंकि दाम नहीं मिलते। जब ये ग्रीन स्टील में स्टोर करते हैं और ये खरबूजे तरबूज आप ठंडे कर सकते हैं तो इनको आप 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर भी आप शिप आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इनको ठंडा करेंगे 4 डिग्री 5 डिग्री तक, तो दूर दूर के मार्केट्स में जहां पे खरबूजे नहीं होते वहां पे आप इनको शिप आउट कर सकते हैं। तो खरबूजे और तरबूज ऐसे फल हैं जो अगर आप पेड़ से तोड़ेंगे बिना पके हुए तो ये कभी भी मीठे नहीं होंगे। अगर आप पके हुए तोड़ेंगे तो इनकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम है। तो सबको मीठे तरबूजे और खरबूज चाहिए, फीके खरबूजे और तरबूज कोई खरीदना नहीं चाहता। तो ग्रीन चिल आप इस्तेमाल करके आप जैसे ही तरबूज में और खरबूज में मिठास चालू होती है स्टार्ट होती है, आप उनको तोड़ सकते हैं और आपके कस्टमर्स को ये अपॉर्चुनिटी है कि मीठे खरबूज या तरबूजे मिल सकते हैं। ये मैंने आपको बोला था कि आम पका सकते हैं।
तो आम की कीमत 20 रुपए से लेकर के कच्चे आम 20 करीब 19-20 रुपए किलो बिकते हैं। आप आम को पका करके उनकी मार्केट की कीमत 20 रुपए से आप 40 रुपए कर सकते हैं। ऐसे ही केलों की बात है, 3 दिन में केले पक जाते हैं और आप 9-10 रुपए के केले की कीमत आप 20 रुपए किलो की पहुंचा सकते हैं। ये आपको इसमें आपको दिखा रहे हैं कि नीम के पत्ते सुखा रहे हैं ग्रीन चिल के अंदर। तो जैसे कि हम कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, ग्रीन चिल में आप सुखा भी सकते हैं। और ये किसान नीम के पत्ते सुखा रहा है और नीम के पत्ते इस तरह से सूखते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा इसका डिफरेंस। दोनों पत्तों का जो कलर है आपको नहीं पता चलेगा कि ये फ्रेश पत्ता है या सूखा हुआ पत्ता है। आपको ग्रीन चिल इतनी अच्छी ड्राइंग कैपेसिटी देता है। ये प्याज सुखाई हुई है ग्रीन चिल के अंदर। तो जब प्याज की उपज ज्यादा होती है, प्राइस कम होता है, तो आप स्टोरेज की जगह आप उसको सुखा भी सकते हैं और सुखाने के बाद उसको इस्तेमाल करना आसान होता है और आपको उसकी अच्छी मार्केट प्राइस मिल सकती है। अनुराग जी, प्रश्नों की झड़ी लग गई है। अच्छा ठीक है। अगर आप समय देंगे तो हम मैं बस मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है और मैं अब आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। थैंक यू। तो अनुराग जी, आपको सीक्वेंशियली पूछते हैं, काफी सवाल हैं, तो हाँ जी। कुछ आप इसी सेशन में एड्रेस कर पाएंगे और कुछ हम फिर जिन्होंने सवाल पूछे उनके डिटेल्स हमारे पास है तो उन लोगों को हम ईमेल द्वारा रिप्लाई भेज देंगे। पर अभी आपके सेशन में 15 मिनट है लगभग, तो उसके अंदर जितना आप आंसर कर पाए, मैं एक एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है। और आप फिर अनुरोध है कि आप रिप्लाई दें संक्षेप में। तो पहला सवाल है कि इसमें एरिया कितना चाहिए आपकी मशीन के लिए, इसमें कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए और इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। ये सवाल पूछा है रानडे साहब ने और कुलभूषण फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने, मतलब 2-3 लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो जगह के हिसाब से इसमें करीब 500-600 स्क्वायर फीट चाहिए। करीब 250 स्क्वायर फीट में कोल्ड रूम आ जाता है और आपको करीब 200 स्क्वायर फीट चाहिए सब्जी के क्रेट्स रखने के लिए, छांटने के लिए, और करीब 100-150 स्क्वायर फीट चाहिए ग्रीन चिल के इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये जगह अगर किसी छांव में मिल जाए पेड़ के नीचे, जिससे कि सब कुछ ठंडा रहे, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया होगा। तो इसकी लगाने की लागत, ग्रीन चिल के लगाने की लागत कोल्ड रूम के साथ करीब 13 लाख रुपए है, जो जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। आपको बस एक सीमेंटेड फ्लोर और एक शेड चाहिए होता है। अगर आपके पास वो शेड है आपके फार्म हाउस के ऊपर किसी भी शेप में और साइज में, तो हम सिस्टम का लेआउट इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि वो सब कुछ उसमें फिट आ जाए। इसमें अनुराग जी एक रिलेटेड सवाल ये है, क्या इसमें कोई भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है सिस्टम के अंदर? इस सिस्टम के अंदर कोई भी कोल्ड रूम के लिए करीब 35% सब्सिडी देती है भारत सरकार, जो स्टेट के थ्रू दी जाती है। और ज्यादातर किसान जो ये लगाते हैं उनको आसानी से ये सब्सिडी मिल जाती है। इसमें 2 और सवाल है अनुराग जी। एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या इसमें स्पाइसेस स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या इसको मिल्क चिलिंग के लिए यूज किया जा सकता है। आप बिल्कुल इसमें स्पाइसेस यूज कर सकते हैं बड़े लॉन्ग स्टोरेज के लिए। और स्पाइसेस के
अंदर जहां तक मेरी समझ है कि कम ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो इसके अंदर हम ह्यूमिडिटी भी कम कर सकते हैं जिससे कि स्पाइसेस की शेल्फ लाइफ बड़ी लंबी हो। तो जो भी टेम्परेचर चाहिए स्पाइसेस को, हम स्पाइसेस स्टोर कर सकते हैं और जो फ्रेश रहती है। मिल्क चिलिंग का भी बता देंगे? हाँ, मिल्क चिलिंग, इसमें हम 1000 लीटर और 2000 लीटर के बल्क मिल्क चिलर्स इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और हम दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें स्टोर कर सकते हैं। जो मिल्क चिलर इस्तेमाल करते हैं वो स्टैंडर्ड मिल्क चिलर्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, वही ग्रीन चिल के साथ लगते हैं और वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब दूध ठंडा करते हैं तो दूध के साथ अगर हम गोबर के कंडे इस्तेमाल करें दूध को ठंडा करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा फ्यूल हो सकता है। गोबर के हम पेलेट्स भी बना सकते हैं, और ये पेलेट्स की बड़ी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो ये पेलेट्स बेच भी सकते हैं और बाकी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुराग जी, इसमें 2-3 सवाल डिहाइड्रेशन को लेकर के है कि डिहाइड्रेशन का कैपेसिटी पर डे कितना होता है वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। डिहाइड्रेशन की कैपेसिटी ग्रीन चिल को लेकर के करीब 200-300 किलो रोज हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज आप सुखा रहे हैं। और ग्रीन चिल में जो डिहाइड्रेशन होता है वो लो टेम्परेचर पे करते हैं हम, करीब 40-45-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। तो लो टेम्परेचर में करने का ये फायदा है कि जो भी आप उसमें सामान रखेंगे उसका न्यूट्रिशन और कलर, नेचुरल कलर मेंटेन रहेगा। अनुराग जी, एक और सवाल है कि क्या ग्रीन चिल सिस्टम का कोई पोर्टेबल वर्जन है? ये सवाल पूछा है किसी ने ओडिशा से। और एक और सवाल है कि अगर हमें इंस्टॉल करना है ग्रीन चिल तो आपका लीड टाइम कितना है? मतलब अगर हम आप को ऑर्डर देंगे तो आपको कितना समय लगेगा मशीन इंस्टॉल करने में? ये 2 अलग-अलग सवाल है। तो ग्रीन चिल को इंस्टॉल करने का लीड टाइम करीब 4 से 5 हफ्ते होता है। तो फैक्ट्री में हम करीब 4 हफ्ते में डिस्पैच करते हैं और उसके बाद करीब 2 हफ्ता लगता है इंस्टॉल करने के लिए। आपका पहला वाला सवाल क्या था सुनील जी? वो सवाल था कि आपका सिस्टम, क्या इसका कोई पोर्टेबल वर्जन है? पोर्टेबल वर्जन नहीं, फिलहाल ये एक ही जगह इंस्टॉल होता है, ये पोर्टेबल नहीं है। इसमें अनुराग जी एक और जो जानकारी कुछ सज्जनों को चाहिए वो ये है कि ये जो ग्रीन चिल लगाया जाता है, क्या ये विलेज क्लस्टर लेवल पे बिजनेस के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल। तो जो गांव के लिए एक एंटरप्राइज है और इसकी बहुत अच्छी, तो गांव में जो भी फल सब्जी होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। गांव में अब पैकेजिंग सेंटर्स बन सकते हैं। आज के दिन शहरों में सबको कटी कटाई फल सब्जी चाहिए, साफ करे हुए पैकेट में बने हुए। तो गांव में जो फल सब्जी हो रहे हैं उनको बेचने की बजाय उनको वैल्यू ऐड करके, काट करके, साफ करके, पैक करके दिया जाए, जिससे कि शहरों में लोगों को कटी कटाई सब्जी मिले। शाम को आए दफ्तर से 5 मिनट के अंदर काट पीट करके सारे फल, सारे सब्जी जिसमें धनिया, हरी मिर्च, मसाले क्या क्या पड़ने हैं, नमक, मसाले, सब कुछ उस पैकेट में हो, जो आए फ्रिज से निकालें और 5 मिनट में सब्जी घर के लिए लोगों। तो इसके 2 फायदे हैं कि किसान लोगों को गांव में अर्निंग बढ़ेगी और शहरों में लोगों को फ्रेश खाने को मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि फ्रेश बनाए और फ्रेश खाएं। इसमें अनुराग जी एक जो समझ में आ रहा है ये है कि जैसे
कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एफपीओ है, इनके लिए एक अपने आप में बिजनेस मॉडल बन सकता है विलेज क्लस्टर लेवल पे, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक और सवाल है अनुराग जी कि इसमें मशीन के अंदर बायोमास दिन में कितना लगता है? इसमें अगर आप एवरेज में देखेंगे तो दिन में करीब 100 से 120 किलो रोज लगेगा बायोमास ऑन दी एवरेज। इसमें एक और सवाल है, और ये शायद सदस्य इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप स्टार्टअप हैं, तो इसमें सर्विस सेंटर की कोई दरकार पड़ेगी? मतलब जैसे कोई मशीन खरीद लेता है दूर दराज में, तो उसके रिपेयर्स मेंटेनेंस किस तरह से किए जाएंगे अनुराग जी? तो ये जहाँ पे भी हमारी मशीनें जाती हैं, हमारे सर्विस के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो बिना सर्विस और सपोर्ट की पॉसिबिलिटी के बिना हमारी मशीनें कहीं नहीं जाती, चाहे एक मशीन हो। और जहाँ पे फिर मशीन जाती है उसी जगह में फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी मशीनें लगती है। इसलिए जहाँ पे भी मशीन जाती हैं वहाँ पे सर्विस का और सपोर्ट का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो 10 टन लेमन या नीम के लिए कितनी जगह चाहिए होगी, एक सज्जन ने पूछा है। तो 10 टन नींबू रखने के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको कोल्ड रूम का साइज करीब 12 फुट बाय 20 फुट बाय 9 फुट हाइट होगा, जिसमें 10 टन नींबू आसानी से आ जाएगा। तो करीब 250 स्क्वायर फीट का कोल्ड रूम होगा। और जैसे मैंने कहा था कि टोटल आपको 600 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, क्योंकि जब आप नींबू तोड़ के लाएंगे, उसको छाटेंगे, उसके ऊपर वैक्सिंग करेंगे, उसको क्रेट्स में रखेंगे, तो सब मिला करके करीब 500-600 स्क्वायर फीट की जगह काफी होती है। इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट पर एनम या पर मंथ पे प्रकाश डालें, और आपका सपोर्ट कितने साल उपलब्ध होगा अगर कोई ग्राहक या एफपीओ या कोऑपरेटिव सोसाइटी इसे खरीदती है तो ग्रीनचिल सिस्टम की खास बात यह है कि ग्रीनचिल बड़ा रिलायबल सिस्टम है, और इसमें जो भी पार्ट्स हैं वो सारे स्टेशनरी पार्ट्स नहीं है, कोई मूविंग पार्ट, सारे स्टेशनरी पार्ट्स हैं, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो आप जैसे देखेंगे मोटर होती है या गाड़ी होती है, उसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो घिसते हैं और घिस करके खराब होते हैं। वैसे ग्रीनचिल में क्या, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें सारे स्टेशनरी पार्ट्स हैं, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो उस हिसाब से ग्रीनचिल को मेंटेन करना, और उसकी लाइफ बड़ी लंबी है और उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमने देखा है कि जो लोकल लोग होते हैं गांव में, जो गांव का प्लम्बर है और जो गांव का इलेक्ट्रिशियन है, उन लोगों को हम बड़ी आसानी से ट्रेन कर सकते हैं कि ग्रीनचिल को मेंटेन कर सकें लोकली। इसमें आपका जो सर्विस चार्जेस होगा वो कितना होगा सालाना, ये पूछा जा रहा है। पहले साल का सर्विस और ऑन साइट वारंटी प्राइस में इंक्लूडेड होता है। उसके बाद दो तरीके हैं इसको मेंटेन करने के लिए। या तो हम आपको हर एक पार्ट की कॉस्ट बता देंगे अपफ्रंट कि ये पार्ट, ये स्पेयर पार्ट का ये चार्जेस है और आदमी के विजिटिंग का ये चार्ज है। या आपको जो भी ग्रीनचिल का अपफ्रंट कॉस्ट है उसका 5% एनुअल चार्ज होगा। तो आप एक साल के बाद तय कर सकते हैं कि आपको कितने सर्विस की जरूरत पड़ी और आपको आगे कितनी सर्विस की जरूरत पड़ेगी। उसके हिसाब से आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पिंक रोज पेटल्स या रोज के लिए ड्राई कर सकते हैं क्या इस मशीन के अंदर? हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज को ड्राई कर सकते हैं। हमने रोज के फूल कभी सुखाए नहीं है, पर मेरे हिसाब से
तो गुलाब के फूलों को सुखाना बड़ा आसान होता है और वो बड़ी जल्दी सूखेंगे और बड़े अच्छी तरह से सूखेंगे, क्योंकि हम कम टेम्परेचर पे उनको सुखा सकते हैं कि गुलाब के पत्तियों का रंग मेंटेन हो। इसमें एक और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या हम विजिट कर सकते हैं ग्रीन चिल प्लांट्स को? तो आप 2-4 स्टेट्स बता दीजिए जोन वाइज की जहां पे अपने आपके प्लांट्स फंक्शनल है, जहां कोई पोटेंशियल क्लाइंट जाके देख सकता है। बिल्कुल, तो ये मध्य प्रदेश में नीमच मंदसौर जिले में काफी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। हैदराबाद में है, बेंगलोर में होसकोटे में बिग बास्केट के कंपाउंड में लगा हुआ है, साउथ में त्रिचनापल्ली में लगा हुआ है, आपके गुजरात में राजकोट में, जूनागढ़ में काफी जगह लगे हुए हैं और जगह भी लगने जा रहे हैं गुजरात में ये प्लांट्स। आप बिहार में प्लांट्स, पटना के आसपास भीटा में लगा हुआ है एक प्लांट, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से सारी जगह प्लांट्स जहां जहां लगे हुए हैं वहां पे एक्सपैंड करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो सवाल एक पूछा जा रहा है कि इसमें लेमन ग्रास लीव्स सुखाई जा सकती हैं क्या? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कुछ भी चीज सुखाई जा सकती है। अच्छा, और एक सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ बायोमास कैन बी यूज, मतलब किस तरह का बायोमास यूज हो सकता है? तो इसमें या तो बायोमास आपका भूसे की शेप में हो, तो जैसे आप देखते हैं चावल का भूसा, सोयाबीन का भूसा, दाल के पेड़ का भूसा, करीब भूसा होता है करीब 1-1 इंच का जो भूसा का साइज होता है, वो आप फीड कर सकते हैं हॉपर के अंदर। अगर आपके बड़े बड़े गोबर के कंडे हैं तो वो आपको हाथ से फीड करने पड़ेंगे। आपके पास पैलेट की मशीनें हैं तो आप पैलेट बना करके उनको फीड कर सकते हैं। अगर आपके पास बायोगैस का इंतजाम है तो ग्रीन चिल को चलाना बहुत आसान है बायोगैस से। तो आपके पास ज्यादातर जैसे सूखी हुई पत्ते हैं तो सूखे हुए पत्तों को क्रश करके आप इसको चला सकते हैं। तो और हम नए नए फ्यूल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अभी एक जगह तांजेवुर में जो पानी में जो काई होती है, तो वहां के लेक्स में बड़ी जबरदस्त काई है पानी के अंदर, और वहाँ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हम वो काई को सुखा करके देख रहे हैं कि वो काई या वो मॉस कैसे फ्यूल बन सकती है वहां पे कोल्ड स्टोरेज को पावर करने के लिए। अनुराग जी, एक सवाल पूछा जा रहा है कि कॉटन स्टॉक को यूज कर सकते हैं क्या एज अ फ्यूल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉटन स्टॉक तो बहुत अच्छा फ्यूल है, आप उसको सुखा करके क्रश करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सेशन क्योंकि 5 मिनट लेट शुरू हुआ था, 11 की जगह 11:05 पे शुरू हुआ था, तो आपका सेशन भी हम 12:05 पे थैंक यू इसको विराम दे रहे हैं। धन्यवाद अनुराग जी। जो बचे सवाल हैं आप तक हम पहुंचाएंगे, और जो अतिथि सवाल पूछ रहे हैं, जिनके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, उनको हम ईमेल द्वारा भेज देंगे। आपके संपर्क डिटेल चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सबको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सरदाना साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ये कार्यक्रम आज के कार्यक्रम का तीसरा भाग है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जैसे बताया था कि इस सत्र में पार्टनरशिप विद एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब एफपीओ कोऑपरेटिव के संग साझेदारी में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एफपीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लीडर्स, जो उसका लीडरशिप होता है, जैसे बोर्ड हुआ, सीईओ हुआ, तो कैसे वो लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लक्ष्य को देखते हुए अपने
कोऑपरेटिव सोसाइटी या अपने एफपीओ की ताकत और क्षमता का कैसे आकलन करें। इस सत्र में वक्ता श्री विजय सरदाना जी हैं, जो कि कृषि विषय के टेक्नो लीगल एवं ट्रेड के एक्सपर्ट हैं। आज पूरा भारतवर्ष उनको जानता है। इनकी खास बात ये है कि हम लोग 20 साल से मित्र हैं और एक दूसरे के परिवार से जुड़े हुए हैं 20 साल से। और इनकी तासीर ये है कि ये लॉजिक और डेटा पे विश्वास करते हैं। तो जैसे नारायण मूर्ति साहब ने कहा है कि इन गॉड वी ट्रस्ट एंड द रेस्ट हैव टू ब्रिंग डेटा टू द टेबल। तो विजय सरदाना साहब डेटा और लॉजिक में विश्वास रखते हैं और उसी पे तर्क वितर्क करते हैं। आप ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट होने के साथ साथ ही एक प्रसिद्ध ब्लॉगर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं। आप में से काफी लोगों ने इनको टीवी पे देखा होगा। जाने माने मॉडरेटर है, लेखक भी हैं और कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में इन्होंने अपना वक्तृत्व दिया है। तो हम एक बार फिर स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं श्री विजय सरदाना साहब को कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। विजय जी, ओवर टू यू। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मौका दिया आज फिर आप सबसे मिलने का। पिछली बार जैसे हमने चर्चा करी थी कि आने वाले समय में और जिस तरह से हम किसान भाइयों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, उनके इनकम की बात कर रहे हैं कि उनको हम कैसे सपोर्ट करें और किस तरह से हमारे जो किसान भाई और जो कोऑपरेटिव और एफपीओ के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, इनको आने वाले समय में और मुनाफा कैसे हो। क्योंकि मेरे जितने सेशन होंगे मैं उसमें कोई फिलॉसफी की बात नहीं करूंगा। मेरा सिंगल पॉइंट फोकस ये रहेगा कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। एफपीओज और कोऑपरेटिव के माध्यम से जो किसान जुड़े हैं वो अपने आप को, अपनी ताकत को कैसे पहचाने और बाजार से ज्यादा जुड़े। पिछली बार भी मैंने आपसे यही चर्चा करी थी और अच्छी बात ये थी कि जो सुनील जी आपने जो लिंक मेरे को शेयर किया और वो मैंने आगे लोगों को सर्कुलेट किया, तो जो लोग नहीं जुड़े थे इस चर्चा में और जिन्होंने उस वीडियो को देखा, उनका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया। उनका कि बहुत मजा आया सुन के। ये छोटी छोटी बातें हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन व्यापार में ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स का फीडबैक आया, पत्रकारों का फीडबैक आया, इंडस्ट्री के दोस्तों का फीडबैक आया, किसान लीडर्स का फीडबैक आया और किसान दोस्तों का फीडबैक आया। तो जो आईसेप की टीम काम कर रही है, जो आपके फीफा की टीम काम कर रही है, हमारे जितने कोऑपरेटिव के साथी लोग हैं, एफपीओ के साथी लोग हैं, मैं ये कहूंगा कि आप लोगों पे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं समाज की। क्योंकि हम इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में बदलाव का लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि लोग बदलाव नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि जो 40, 50, 60 साल से जैसे समाज चल रहा था वो चलता रहे। ना उनको कंपटीशन चाहिए, ना उनको कुछ और चाहिए। एक जिसे कहते हैं ना कि एक मेरी आदत बन गई है कि मैं उसी बेस पे बैठा रहूं और उसी तरह से काम चलता रहे। लेकिन हम लोगों के साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो लोग चाहे किसानी में हैं, व्यापार में हैं, जो बाजार से जुड़े हुए हैं, आप और हम भी ये देखते हैं कि बाजार रोज बदलता है। रोज इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप सब अपनी जिंदगी में खुद अनुभव करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इस बात को आप समझिए कि आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं, फिर आप सोचिए कि आपने लंच में क्या खाया, फिर आप सोचिए कि आपने डिनर में क्या खाया। क्या तीनों चीजें एक सी थी? आप कहेंगे नहीं, अलग था। तो हम एक दिन में 3 बार अपनी चॉइस बदल लेते हैं। मान लीजिए अगले दिन मैं आपको वही नाश्ता, वही लंच और वही डिनर दोबारा देता हूं जो आपने कल बड़े मजे से खाया था। आप दूसरे दिन तो खा लेंगे, मैं तीसरे दिन आपको दोबारा वही खिलाता हूं, वही चीज ब्रेकफास्ट में, वही लंच में, वही डिनर में। आप क्या कहेंगे?
आप यही कहेंगे विजय जी कुछ और नहीं है क्या खिलाने के लिए, ये क्या खिलाए जा रहे हो यार एक ही चीज रोज। ये बात बाजार में भी होती है, कंज्यूमर भी रोज बाजार में कुछ नया चाहता है, इसीलिए 50 तरह की सब्जियां बिकती हैं, 20, 25, 50 तरह के फल बिकते हैं। इसीलिए आप अपने घर में आसपास देखेंगे, आप जितने लोग आपके आसपास घर में है जरा एक नजर घुमा के देखिए, क्या सबके कपड़ों का रंग एक ही है? एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 तरह के कपड़े पहने होंगे, अलग अलग रंग के। अगर आप 4 भाई हैं तो क्या चारों भाइयों ने एक सी शर्ट पहनी है? ऐसा नहीं है, उन्होंने भी शर्ट पहनी है लेकिन अलग अलग रंग की, अलग अलग डिजाइन की। तो आप ये समझिए कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। लेकिन जब हम बाजार को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बाजार एक स्टैटिक जगह है, कि मतलब मैंने जो 15 साल पहले एक फैक्ट्री लगाई या फार्म लगाया या जो मैं उगा रहा था, लोग वही खाते रहेंगे और वही चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप बाजार को समझ के नहीं बदले तो क्या होगा कि जो नई चीज लेके आएगा बाजार में, बाजार कंज्यूमर उसके पास चला जाएगा, क्योंकि मेरे को तो बदलाव चाहिए। और जब तक हम उस बदलाव को नहीं पहचानेंगे और बदलाव के साथ अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, हम ज्यादा समय तक बाजार में टिक नहीं सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, पिछली बार भी मैंने उदाहरण दिया आपको, नोकिया मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी थी जब मोबाइल टेक्नोलॉजी शुरू हुई। आज कोई आप खरीदते हैं नोकिया का फोन? आप में से कितनों के पास नोकिया का फोन? ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी कंपनी, अरबों डॉलर की कंपनी अगर बाजार में नहीं टिक पाई, तो हम छोटे छोटे किसानों की संस्थाएं कैसे टिकेंगी अगर हम नहीं बदले तो? इसलिए हमें बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब भी आप किसी चीज पे बात करें, किसी भी चीज पे, अपने घर में, अपने एफपीओ में, अपनी कोऑपरेटिव्स में, एक सवाल आप जरूर दिमाग में रखिए। हमें इस बात को समझना होगा कि इस पूरे प्रोसेस में जब भी आप कोई डिसीजन लें, ये सोचें कि क्या ये बाजार के रास्ते में है या बाजार से अलग जा रहा है हमारा निर्णय। अगर आप मार्केट के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। अगर आप मार्केट से भटक रहे हैं, जो कंज्यूमर को नहीं चाहिए, आप उस तरफ मेहनत कर रहे हैं, तो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। और जिसको बैलेंस शीट की भाषा में और व्यापार की भाषा में हम बोलते हैं घाटे का सौदा। तो कृपया ऐसा ना करें। तो हमें करना क्या है? बाजार बहुत बड़ा है, हर एफपीओ का अपनी अलग ताकत है, हर एक कोऑपरेटिव्स की अपनी अलग ताकत है। उदाहरण के लिए आज अमूल की भी अगर हम बात करें, कोऑपरेटिव का हम अक्सर उदाहरण देते हैं। अमूल आज की तारीख में डेयरी में दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में है। लेकिन अमूल ने पीछे कुछ समय पहले, आपको याद होगा 20-25 साल पहले, तेलों में भी कोऑपरेटिव सिस्टम ने दखल किया था, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन उस समय क्या गलतियां हुई, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज हमें सीखने को भी मिलता है। अब फिर अमूल ने वापस तेलों के व्यापार में कदम रखा है, उन गलतियों से सीखा, आगे बदलते हुए कंज्यूमर के नीड को समझा और दोबारा आए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसी तरह से फल सब्जियों का कारोबार है, कोऑपरेटिव एनडीडीबी की सपोर्टेड जो आपकी मदर डेयरी बूथ्स हैं दिल्ली में, एनडीडीबी ने डेयरी का जो ज्यादा पेरिशेबल सिस्टम है उसको उन्होंने मैनेज किया और बहुत अच्छा मैनेज किया, लेकिन फल सब्जी के व्यापार में उतना नहीं कर पाए, कहीं तो कमियां रही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि बड़ी कंपनियां जो करती हैं वो सारा हमेशा सही होता है, ऐसा नहीं होता। छोटी कंपनियां जो करती हैं वो हमेशा फेल होती हैं, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि आफ्टर ऑल छोटी कंपनियां ही बड़ी बनती हैं। अमेजन क्या था, फ्लिपकार्ट क्या था, आप जितनी आज की कंपनियां देख लो, एप्पल क्या था, माइक्रोसॉफ्ट क्या था, आप रिलायंस की बात करते हैं, आप अडानी की बात करते हैं। आज किसान भाई अडानी अंबानी को लेके कहते हैं वो इतने बड़े कैसे हो गए। अरे भाई, उन्होंने मेहनत करी, दिमाग लगाया, उन्होंने देखा कि बाजार किधर जा रहा है और उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करी, आगे बढ़ते गए, मेहनत करी, रिजल्ट मिला।
तो कहने का मतलब ये है कि ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि हम अगर बाजार के हिसाब से चलते रहे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। आज की चर्चा में मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब कि एक टेबल रखूंगा। अगर आप लोगों ने अपने पास कागज पेंसिल रखा हुआ है तो कृपया आप लोग उसको नोट कर लें, और नहीं तो मैं सुनील जी और उनकी टीम से कहूंगा कि सुनील जी मैंने एक चार्ट बनाया है, तभी मैं स्क्रीन पे वो दिखाऊंगा। उस चार्ट के हिसाब से अगर हम डेटा कंपाइलेशन करेंगे तो अगले प्रोग्राम में जब हमारे पास एक दो एफपीओ अगर डेटा अपना भेज देंगे तो हमको एज ए केस स्टडी लेके लाइव एग्जांपल पे काम करेंगे। ये जो हम नेफेड के माध्यम से, टाइसेप के माध्यम से, फीफा के माध्यम से और जो हमारे कोऑपरेटिव सपोर्ट सिस्टम है उनके माध्यम से हम जो ये प्रयास कर रहे हैं हर शनिवार को आपसे 1 घंटा बात करने का, हमारा पर्पस सिंपल ये है कि आपको अपनी ताकत को पहचानने का मौका दें। सिस्टमेटिक आप प्लानिंग कैसे करें हम उसमें आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। अगर आपके कहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसको हैंड होल्डिंग कहते हैं, हम उसमें आपकी सपोर्ट करेंगे कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा भी कोशिश कर सकते हो, ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। अगर कहीं कोई जानकारी का अभाव है तो जो हमारे पास है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है, जो हमें लगता है कि सबसे सही जानकारी दे सकता है, उनसे लेके आप तक पहुंचाएंगे। प्रयास ये है कि जो अभी कार्रवाई जो शुरू हुई है पिछले 1-2 हफ्तों से, इसको हमें उस अंजाम तक ले जाना है कि हमारे सारे एफपीओ प्रॉफिटेबल हो जाए, हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। लेकिन हम सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि किसी भी कार्रवाई में, किसी भी यात्रा में एक होता है ड्राइवर और एक होता है नेविगेटर। तो ड्राइवर की सीट पे तो आप हैं, क्योंकि आप एफपीओ के ऑफिस बियरर हैं, सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं। आप चलाएंगे अपनी संस्थाएं। जहां जहां आपको कंफ्यूजन होगा या दिक्कत होगा, हमारे पास जितनी समझ है उसके आधार पे हमारा जो मत है वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें अभी कमजोरी है, और दोबारा चर्चा होगी, मिलकर रास्ता निकाला जाएगा अगर कोई समस्या है। और अगर कहीं पे लगता है कि नहीं भारत सरकार को इस पे ध्यान देना है, राज्य सरकारों को ध्यान देना है, और आप वो चिट्ठी नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से हम लिख देंगे कि सर इस तरह से किसानों को या एफपीओ को आपके क्षेत्र में ये परेशानी हो रही है, कृपया इस पे नजर रखें, तो ये फायदा मिले। आज की चर्चा में मैं एक ही चीज कहूंगा, सबसे पहले हम इस बात पे फोकस करें कि हम इस बात को फोकस करें कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से हो। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपके सामने जो चार्ट रख रहा हूं आज, सुनील जी आप बाद में चाहे तो सबको शेयर कर दें। आज हम प्रयास ये करेंगे कि हमारी एफपीओ की ताकत क्या है, क्योंकि अगर मैं एफपीओ को एज ए बिजनेस एंटिटी देखना चाहता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आज आपके कितने मेंबर हैं, आप कहेंगे कोई कहेगा 100 है, कोई 200 है, कोई 500 है। जब ये 200-500 जो मेंबर हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, अगर मैं पूछूं कि आपके टोटल एफपीओ में कितनी गाय हैं, तो शायद आपको सोचना पड़ेगा, शायद 200, शायद 500। या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपके सारे मेंबर्स का मिला के टोटल क्षेत्रफल कितना बनता है, शायद बहुतों के पास जानकारी ना हो, कुछ के पास होगी, शायद कुछ के पास ना हो। आपके पास टोटल ट्यूबवेल कितने, आपके पास टोटल ट्रैक्टर कितने, ये क्यों जरूरी है? ये सारी जानकारी इसलिए जरूरी है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि आप उससे अपनी बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सुनील जी मैं स्क्रीन पे वो शीट दिखा रहा हूं, अब मेरे को बताइएगा कि आपको वो विजिबल है, आपको दिख रही है शीट? अब दिखा? यस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब जितने किसान भाई हैं, अब ये क्लैरिटी पढ़ने में आ रही है? जी जी। देखिए जितने हमारे एफपीओज हैं, मैं सबसे कहूंगा अगर कागज पेंसिल है तो आप लोग नोट कर लें, नहीं तो बाद में हम इसको शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जानकारी क्यों जरूरी है, एक बार मैं इसको आपको पढ़ दूं, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे एक एक बात की कि क्या हम इससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं, आप
अपना जो एक रजिस्टर है जो भी है, कोशिश करें कि आप लोग सीधा कंप्यूटर में इसको टाइप कर लें। बहुत सारों के पास लैपटॉप कंप्यूटर होगा, जो भी आपके पास साधन है, ताकि हम इसका एनालिसिस कर पाएंगे इस डेटा का। तो अगर आपका एफपीओ है, सबसे पहले आप अपना एफपीओ का नाम और एड्रेस लिख लें ताकि लोकेशन आपका पता रहे। कोशिश करें कि उसके आप जीपीएस कोऑर्डिनेट अपने मोबाइल से लेके डालें। जीपीएस कोऑर्डिनेट से क्या होगा, हमें आपके जो क्षेत्र है उसका एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आएगा कि आप नक्शे में किस शहर से कितनी दूर हैं, आपके वहां से हाईवे कितना दूर है, आपके वहां से अगर कोई वाटर बॉडी है तो कितना दूर है, आपके वहां से अगर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वो कितना दूर है। क्योंकि ये सारी चीजें हमें बाजार खोलने में मदद करेंगी। तो इसीलिए एड्रेस का मतलब यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि आप जीपीएस कोऑर्डिनेट भी उसमें डालें। और जीपीएस कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, बहुत आसान है। आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें मैप खोलिए गूगल का, और उसके अंदर आप लोकेशन जो है, एक ब्लू कलर की डॉट आती है, आप उस पर क्लिक करेंगे और उसको अगर आप शेयर करते हैं तो वो आपका जीपीएस लोकेशन शेयर होता है। आप वो 6 डिजिट का नंबर है वो आप टाइप कर दें, जैसे उसमें दिया है एग्जैक्ट उसी तरह से, जहां कॉमा है फुल स्टॉप है वैसे, तो आपका वो पूरा एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आएगा कि ये एफपीओ कहां है। उसके कई फायदे हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको उस पर चर्चा करूंगा। अब आपके पास मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे यहाँ पे 500 मेंबर हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव हो या एफपीओ, मैं दोनों को किसान संस्थाएं मान के चल रहा हूं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन मान के चल रहा हूं। मैं इसको कास्टिज्म में नहीं बांटना चाहता कि आप कोऑपरेटिव हैं, आप एफपीओ हैं, आप कुछ और हैं। कृपया उस चीज में कंफ्यूजन ना करें आपस में। हम यहाँ सिर्फ किसान और किसान संस्थाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी शेप साइज में हो, हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम ऑफ द फार्मर, अगर आपके 500 किसान हैं तो आप उनका नाम लिखिए, उनके आइडेंटिफिकेशन, उसका एड्रेस या उनके पिताजी का नाम, जिससे आप पता कर सके कि ये सज्जन कौन है, महिला है, जेंट्स हैं, जो भी हैं, उनका आप डिटेल लिख लीजिए। हर एक मेंबर के आगे आप उसके पास जमीन कितनी है, एक यूनिट, कभी कहीं पे लोग हेक्टेयर लिख देते हैं, कहीं पे लोग बीघा लिख देते हैं, कहीं पे लोग एकड़ लिख देते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उसको एक यूनिट ले लीजिए, चाहे वो बीघा हो, एकड़ हो, हेक्टेयर हो, जो भी हो, एक रूप में उसको लिखिए। अब इसका फायदा क्या होगा, एक एक करके हम चर्चा भी चलते हैं आगे। मान लीजिए आपने 500 मेंबर है और किसी के पास 2, किसी के पास 5, किसी के पास आधा, कुल मिला के हमें पता लगा कि हमारे पास जमीन है 2000 एकड़। अभी तक क्या था, मैं छोटा किसान था, मैं अपने आप को यह समझ रहा था कि मैं तो 2 एकड़ का किसान हूं। लेकिन जैसे ही आपने कोऑपरेटिव या एफपीओ बनाई, जब ये समूह बना, हमारी ताकत 2 एकड़ से बढ़ के 2000 एकड़ हो जाती। अब जब आप किसी से भी बात करेंगे, सीड कंपनी से या पेस्टिसाइड कंपनी से, या आप किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी से, या किसी भी संस्था से, ड्रिप इरिगेशन वालों से, कि भाई मेरे पास 2000 एकड़ जमीन है, रेट बोलो। और आप अभी तक बात कर रहे थे कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, मेरे को ड्रिप इरिगेशन चाहिए, तो अगला कहता था 15 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, जो भी था। जहां आपने उसको कहा कि मेरे पास 2000 एकड़ जमीन है, मुझे यहाँ पे पूरा इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहां का सेल्समैन आपके दरवाजे बैठा रहेगा। आप इस ताकत को पहचानिए। अब एफपीओ मिलके उस व्यापारी से, उस कंपनी से आप बार्गेन कर सकती है। मान लीजिए कि 2000 एकड़ में से हम सिर्फ जो किसान ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं, मान लीजिए वो 100 एकड़ बन गया, हम कहते हैं 5% ही सही, 10% लोग ही करना चाहते हैं। 2000 एकड़ का 200 एकड़ भाई साहब कम नहीं होता है। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए। अब एफपीओ के ऑफिस में या कोऑपरेटिव के ऑफिस में बैठ के मैं उस किसी भी कंपनी से कहूंगा मेरे को 200 एकड़ में ड्रिप चाहिए, आप क्या समझते हैं वो आपसे कैसे बात करेगा? वो आपको सर बोल के बात करेगा। अभी शायद आपका फोन नहीं उठा रहा था, अगली बार उसको कहेंगे परसों मीटिंग है, आप दौड़ के आइए, वो दौड़ के आएगा, अपनी गाड़ी पे खर्चा करके आएगा। आपको बाजार धक्के नहीं खाने हैं। अपनी ताकत को पहचानिए। अब जो भी चीज हमें जमीन में इन्वेस्ट करनी है, चाहे वो बीज है, खाद है, दवाइयां हैं, ड्रिप है, और भी कुछ है, कल को आपको मान लीजिए 500 एकड़ में 20 ट्यूबवेल और लगवाने हैं, ड्रिलिंग मशीन की कंपनी है,
जहां आप अकेले अकेले भटक रहे थे, आज अगर हम एक रेट फिक्स कर देते हैं किसी कंपनी के साथ, अच्छी कंपनी के साथ, कि मेरे 500 किसानों के अंदर 200 एकड़ में काम करना है, ये रेट नेगोशिएट करते हैं, किसके खर्चे बचे? जब आपके सारे खर्चे बच गए तो मुनाफा किसका बढ़ा? ये हमें समझना होगा, और भी हम इसमें आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। हर मेंबर के पास कितने पशु हैं, इसको लिख लीजिए। वहां पे हो सकता है कि आपके पास गाय किसी के पास 1 हो, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है, भैंसे हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं। आप जहां पे भी हैं उस क्षेत्र का पशुपालन का रिकॉर्ड बनाइए। जैसे हमने जमीन की बात की थी, अब हम पशुपालन की बात करें। अब मेरे को क्वालिटी फीड चाहिए। अब मजे की बात देखिए कि अब आप हिसाब लगाइए, आपको पता लगेगा कि यार मेरे पास तो 2000 जानवर हैं एफपीओ में, या 700 जानवर हैं, और हम हिसाब लगाते हैं कि यार मैं तो कुल मिला के साल में 2 करोड़ रुपए की तो फीड खरीद रहा था। मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देता हूं, जब इतने सारे आपके पास जानवर हैं, आप चारा, जैसे मान लीजिए कोई गेहूं उगाता है तो उसके पास तूड़ी भी आती है, आप मक्का उगाते हैं और मक्का बेच के आते हैं, आपके पास अपना मक्का हो गया, आपके पास बाकी अनाज हो गया जिसके आपको सही रेट कभी कभी नहीं मिलते, और आप महंगे दाम पे कैटल फीड खरीद रहे हैं। क्या आप छोटा सा अपना कैटल फीड प्लांट नहीं लगा सकते एफपीओ में अपने मेंबर्स के लिए? सोचिए जरा कि जो फीड आपको आज बाजार में मान लीजिए 30 रुपए की मिल रही है, या 25 रुपए की मिल रही है, या 20 रुपए किलो मिल रही है, आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि यार मैं अगर खुद बनाऊंगा तो इसमें जो इनपुट है वो तो मेरे ख्याल से 10-12 रुपए का है, या 8 रुपए एक्स्ट्रा पर किलो या 7 रुपए किलो किस बात के? तो आप कहेंगे साहब मेरे पास तो फीड मिल रही है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज भारत सरकार की इतनी स्कीमें हैं कि आप अपनी फीड मिल खुद लगा सकते हो, सरकार पैसा दे रही है। आप अगर मुर्गी पालन कर रहा है आपका एफपीओ, आपके मेंबर्स हैं और वहां पे मान लीजिए 50,000 मुर्गियां हैं और आप फीड बाहर से खरीद रहे हो, अपनी फीड बिल क्यों नहीं लगा सकते छोटी सी? और क्या महंगा है? कुछ भी महंगा नहीं। अब आप कहेंगे मेरे पास जगह नहीं है, उसकी हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे उसको बनाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं आप सोचना शुरू करो, जहां आपकी दिक्कतें आएंगी हम उसका रास्ता निकालेंगे। आप सोचना शुरू करो, अपने अपने एफपीओ की जानकारी करो। अब आइए आप सॉइल हेल्थ कार्ड पे। सारे मेंबर्स जिसने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया उस सॉइल हेल्थ कार्ड को आपके जो लोग हैं, आप में से बहुत सारे होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप खुद होंगे, आपका दोस्त होगा, भाई होगा जिसका बीएससी एजी का बैकग्राउंड होगा, उस सारे मेंबर्स के कार्ड इकट्ठे करके उसको कहो जरा यार इनकी स्टडी करो ना, बताओ कि हमारे यहाँ क्या कमी है। कोई बोलेगा हमारे यहाँ जिंक की कमी है, कोई बोलेगा सल्फर की कमी है, कोई बोलेगा बोरोन की कमी है, कोई बोलेगा शायद फास्फोरस की कमी है, कोई कुछ और बोलेगा। जब आपके पास समझ में आ गया कि आपके उस पूरे क्षेत्र में मान लीजिए 2000 एकड़ के अंदर जिंक की कमी थी और आप में से कोई डाल ही नहीं रहा था, कोई डाल रहा था, इसीलिए किसी की पैदावार अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, किसी की खराब थी, कोई सही रेट बेच पाता था, किसी को रेट नहीं मिल पाता था। अब वापस मैं पहली वाली बात पे आता हूं कि अगर पता लगा कि हमें 2000 एकड़ में जिंक सल्फेट डालना है, तो क्या मैं सीधा कंपनी से बात नहीं कर सकता कि भैया मुझे तो 5 टन माल चाहिए, कहां मैं 5-5 किलो लेके आऊं, 5 टन का रेट बोलो, और आपको डायरेक्ट कंपनी से मिलेगा, कंपनी सीधा गाड़ी आपके यहाँ उतरवा देगी। 2 फायदे, एक तो डिस्काउंट मिला और दूसरा सही क्वालिटी का माल मिला क्योंकि सीधा कंपनी से आ रहा है। बीच में छोटी मोटी दुकानों में कौन डुप्लीकेट बेच रहा है, क्या बेच रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आप बाजार से बहुत आगे निकल गए हैं दुकानदारों से, अब आप अपने आप में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह बात कर रहे हैं। फिर आइए आप ट्यूबवेल को लेकर, कितने ट्यूबवेल हैं अपने पास, उसका क्या हो रहा है? क्या हमारे पास पूरे ट्यूबवेल हैं कि अगर हम कल को ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं तो अपने पूरे क्षेत्र में कितने ट्यूबवेल हैं? आप कहेंगे साहब पड़ोसी के पास तो है, मेरे पास तो नहीं है। कोई बात नहीं, क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं एफपीओ में कि जिसके पास ट्यूबवेल है, मान लीजिए उसको दिन में 2 घंटे चलाना है, लेकिन पड़ोसी के पास ट्यूबवेल नहीं है, वो कहता है यार 1 घंटा मेरे लिए चला दो और 1 घंटे का बिजली का पैसा मेरे से ले लो। या हम एक चार्ज एफपीओ में फिक्स कर देते हैं कि 1 घंटा ट्यूबवेल चलाने का मान लीजिए 50 रुपए 100 रुपए जो भी बनता है, ट्यूबवेल तो लगा हुआ ही है,
क्या हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते अपने सारे साथियों को अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने में? हम क्यों इधर उधर धक्के खाएं? इसी तरह से ट्रैक्टर, अगर मान लीजिए 50 ट्रैक्टर हैं आपके क्षेत्र में और 50 में बाकी किसानों को किराए पे चाहिए, तो क्या हम अपने मेंबर साथियों से ट्रैक्टर किराए पे नहीं ले सकते? हमें जरूरी है बाहर वाले से किराए पे लेना है? आफ्टर ऑल पैसा अपनी एफपीओ को अपने एफपीओ में रहेगा तो हम सबका भला होगा ना। क्या हम उसको सोच नहीं सकते? इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली, भाई आज आप कहते हैं, मैंने क्यों आपको कहा जीपीएस कोऑर्डिनेट। मान लीजिए कि आप जयपुर के पास कोई एफपीओ है, लखनऊ के पास है, चंडीगढ़ के पास है, कहीं अंबाला के पास है, कोई आपका एफपीओ है और आपको पता है कि आपके पास 5 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं या 15 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, तो हम क्या उन ट्रैक्टर ट्रॉली को उसमें सब्जी रख के शहर ले जाके खुद नहीं बेच पाएंगे? कई बार अक्सर किसान कहते हैं, साहब मैं सब्जी लेके कहाँ जाऊं, मैं अनाज लेके कहाँ जाऊं। ट्रैक्टर ट्रॉली आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या हम सारे एफपीओ के मेंबर, अगर मेरे को पता है आगे जैसे जैसे हम बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, माल तो ले जाना पड़ेगा ना, मैं बाहर से ट्रक हायर करूं, किसी और को भाड़ा दूं, मैं अपने ही मेंबर्स की ट्रॉली क्यों नहीं यूज कर सकता? हम आपस में खर्चा बांट लेंगे ना। अगर मैं अकेला गाड़ी लेके जाऊंगा, मान लीजिए मेरे को 500-700 रुपए भाड़ा देना है, और अगर उसी ट्रैक्टर ट्रॉली में खुद ही अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के 4 दोस्तों का और एफपीओ का माल लेके बाजार जा रहे हैं और खर्चा मान लीजिए 300 रुपए आता है, और उसमें 4 किसानों का माल है, तो भाई कुल मिला के क्या खर्चा हुआ? 75 रुपए पर हेड। कहां आप 400-700 रुपए दे रहे थे और कहां 75 रुपए में काम हो गया? क्या हम अपने खर्चे बचाने के बारे में नहीं सोच सकते? जब हम इनकम बढ़ाने की बात करते हैं, देखिए बाजार में 2 चीजें बहुत जरूरी है किसी भी व्यापार में। एक तरफ आपको अपने खर्चे कम करने हैं, दूसरी तरफ आपको आमदनी बढ़ानी है। आज की जो मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, मैं सबसे पहले वो चर्चा कर रहा हूं कि बगैर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए, बगैर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज किए हम अपने खर्चे कैसे कम करें। और जो भी हम खर्चा करें, कोशिश ये करें कि हम अपने विद इन एफपीओ मेंबर्स के साथ ही करें, ताकि हमारे जो पैसा है वो हमारे से बाहर नहीं जाए। अगर मान लीजिए उसी गांव में उस गांव का पैसा रहता है, तो गांव की खुशहाली बढ़ेगी ना, क्योंकि जो भी हम सामान बेच रहे हैं उससे पैसा उस गांव में आ रहा है, लेकिन जा नहीं रहा, तो क्या फायदा हुआ उसका? गांव में धीरे धीरे खुशहाली बढ़ती जाएगी, आप ही के मेंबर्स का पैसा है। तो क्या होगा? उसी गांव में खर्चा होगा, हमारे में से ही कोई भाई वहां पे साइकिल रिपेयरिंग और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान लगाएगा, कोई वहां पे कपड़े की दुकान लगाएगा, कोई वहां पे रेस्टोरेंट खोल लेगा, कोई वहां पे कुछ और ढाबा खोल लेगा, और गांव के लोगों का फायदा है। जो सुविधा नहीं थी आज मिल रही है। तो जब पैसा हुआ गांव में, बाकी लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भाई जिसे कहते हैं ना कि आप गुड़ रखो तो चींटी आना शुरू हो जाती है। जैसे ही पता लगेगा लोगों को कि इस एफपीओ में और इस गांव में अच्छा पैसा है और यहाँ के लोग समझदार हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कूटर वाले भी अपना मैकेनिक शॉप खोल देंगे, गाड़ियां और ट्रैक्टर वाले भी खोल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये लोग समझदार हैं, इनके पास पैसा है, तो जो ये काम करवाते हैं उसका पैसा दे भी सकते हैं, तो कौन नहीं आना चाहेगा? आप सोचिए अपनी ताकत को। ट्रॉली के अलावा अगर कोई और मशीन है आपके पास, उसकी भी लिस्टिंग कर लीजिए। किसी के पास कोई खड्डा खोदने की मशीन होगी, किसी के पास कोई होवर होगा, किसी के पास कोई थ्रेशर होगा, किसी के पास कोई कंबाइन होगा, लिखिए। क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ेगी एफपीओ के मेंबर्स को कि यार मेरे यहाँ हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं कहूंगा यार अपने यहाँ पे ऐसा है कि 4 कंबाइन मशीनें हैं, और 4 कंबाइन मशीनों से हम ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा उठा सकते हैं, उसका हमें खुद ही बैठ के आपस में किराया तय करें, और जिस मेंबर को चाहिए हम देते जाएं बाजार से कम, और जिस मेंबर ने वहां कंबाइन खरीदा उसका भी जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका भी लॉस नहीं हुआ, और हमें भी सस्ते में मशीन मिल गई, और रिलायबल है क्योंकि गांव में है। हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि यार हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, पता नहीं कंबाइन मशीनें आएंगी नहीं आएंगी, हार्वेस्टर आएंगे या नहीं आएंगे, कहां से आएंगे पता करो, ये जरूरी। इरिगेटेड एरिया, अगर मान लीजिए 2000 एकड़ और उसमें पता लगता है कि हमारे यहाँ तो 700-800 एकड़ ही इरिगेटेड है, कोई बात नहीं। ये क्यों जरूरी है जानना?
ये इसलिए जरूरी है कि इरिगेटेड एरिया में हम कौन सी सब्जी लगाएं या कौन सी फसल लगाएं, और दूसरा जो इरिगेटेड हमारे पास जमीन नहीं है वहां पे आज हम कौन सी फसल लगाएं ताकि हमें पूरा उत्पादन मिले। आज अगर हम इरिगेटेड जगह में बाजरा लगाते हैं और कहते हैं बाजरे का रेट नहीं है, तो क्या इरिगेटेड में हम बाजरा के अलावा कुछ और नहीं लगा सकते थे? अब वो कहेंगे साहब मैं क्या लगाऊं। इसीलिए वापस जाइए, जो मैंने पहली लाइन कही थी, आपकी लोकेशन क्या है? क्या आप वहां शहर से बहुत दूर हैं, बहुत पास हैं? आपके यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है? आपके यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है? कोई वहां पे ऐसी इंडस्ट्रियल कैंटीन है? कोई मान लीजिए टाटा की फैक्ट्री है, बजाज की फैक्ट्री है, हीरो होंडा की फैक्ट्री है, जहां पे हजारों लोग कैंटीन में खाना खाते हैं? क्या हम उनके मैनेजमेंट से मिलके ये नहीं कह सकते कि साहब हम एफपीओ हैं, हम किसान लोग हैं, हम कोऑपरेटिव हैं, आपकी कैंटीन में रोज 5,000 आदमी खाना खाता है, क्या हम आपको आपकी सब्जी अनाज का डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं? वो भी खुश होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, ये अच्छी कंपनियों के पास सीएसआर फंड भी होता है। कल को आपके लिए कोई सुविधा क्रिएट करनी होगी तो ये कंपनी आपको भी सपोर्ट करेंगी कि चलो आप एक ट्रेनिंग सेंटर बनवा लो, हमारे पास पैसा है, सीएसआर का हम लगा देते हैं। आपके यहाँ पे कुछ और स्कूल बनवाना है, हम बनवा देते हैं। आपके बच्चों के लिए कोई छोटा हॉस्पिटल बनाना है, हम बनवा देते हैं। जब आप अच्छे लोगों से जुड़ोगे, अच्छा काम करोगे, लोग आपकी सहायता करने खुद आएंगे। तो इसीलिए इरिगेटेड एरिया को हमें समझना होगा ताकि हमें पता रहे कि हम क्या उगा सकते हैं और क्या ना उगाएं, या ऐसा उगाएं जिसमें मुनाफा ज्यादा। फिर आता है इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मेथड क्यों बहुत जरूरी है? हम कहीं पानी वेस्ट तो नहीं कर रहे। आफ्टर ऑल पानी तो अपना है ना, ग्राउंड वाटर है, कभी बारिश हो ना हो सकता है कि हम नहर और कैनाल सिस्टम से, नदी से बहुत दूर है हमारा एफपीओ, वहां अक्सर सूखा पड़ता है, लेकिन हम अभी भी फ्लड इरिगेशन किए जा रहे हैं। तो क्या हम अपने इरिगेशन मेथड को वाटर कंजर्वेशन पे नहीं ला सकते? ड्रिप या स्प्रिंकलर पे शिफ्ट नहीं हो सकते, जबकि सरकार सुविधा दे रही है। आज की तारीख में मैं उस दिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था। हरियाणा गवर्नमेंट किसानों को 0% ब्याज पे आज पैसा दे रही है, 0% पे। तो क्या हम एफपीओ मिलके राज्य सरकार को ये नहीं कह सकते कि सर हमारे यहाँ पे पानी की कमी है, हमारे को 200 एकड़ 500 एकड़ में ये ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर करना है, हमारा खर्चा ये 20 लाख रुपए है, हमें लोन चाहिए, आधा आपको ग्रांट मिल जाएगा, आधा आपका पैसा है, और अगली बार से आपकी फसल बचत शुरू। कल जैसे प्रधानमंत्री जी के स्पीच में किसान बोल रहा था, कहीं मैं नाम नहीं आ रहा, उड़ीसा के थे, कहाँ के थे, कि पहले मैं करता था, जमीन में मेरे पास पानी नहीं था, अब जब से ड्रिप लगाया है तो 40,000 की आज मेरी फसल 1,40,000 में बिक रही है, और 1 लाख का खर्चा आया था। तो खर्चा 1 साल में वापस आ गया, उसके बाद कमाई कमाई। तो इरिगेशन मेथड हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लिखिए ताकि ये पता लग जाए कि हमें कहां सुधार करना है। फिर आते हैं बात हम फसल को लेके कि भाई साहब खरीफ में हम क्या फसल लगाते हैं। तो आप कहेंगे साहब मैं तो ये फसल लगाता हूं, मक्का लगाता हूं, बाजरा लगाता हूं, जो भी है आपके उस क्षेत्र की जो भी फसल है, या हम 2-3 तरह की फसल लगाते हैं। कोई बोलेगा साहब मैं खरीफ में ये लगाता हूं, रबी में गेहूं लगाता हूं। तो सारे गेहूं लगाते हैं? हाँ, गेहूं लगाते हैं। तो भाई रबी में और क्या लग सकता है? कि साहब मस्टर्ड भी लग सकता है, हमने क्यों नहीं लगाई? पता नहीं, सोचा भी नहीं होगा शायद, क्योंकि पिताजी यही करते रहे, भाई ये करता रहा, पड़ोसी ने ये किया, मैं भी वही कर रहा हूं। जबकि उसी सीजन में गेहूं में आपको रेट नहीं मिल रहा, लेकिन आज मस्टर्ड का रेट 55 रुपए है, लेकिन वही गेहूं का रेट आपको 20 भी नहीं मिल रहा। तो जब तक हम अपने आप को सोचेंगे नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर ऐसी बहुत सारी फसलें हैं। मैं फिर वहीं आता हूं, मान लीजिए मैं रबी की बात कर रहा हूं, सरसों की मैंने बात करी है आपसे, अभी आप नहीं लगा रहे। अब आप कहेंगे साहब मैं लगाऊंगा तो बेचूंगा कहां? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि साहब एफसीआई तो लेता नहीं। मैं पंजाब के किसानों के साथ जब काम कर रहा था तो मेरे को एक ही सवाल करते थे साहब, ये जब भी मैं उनको नई चीज बताता था, एफसीआई खरीदेगा? वो एफसीआई से आगे कभी निकले ही नहीं जिंदगी में, और इसीलिए आज इतना बड़ा प्रदर्शन करके बैठे। गरीबी में रहे लेकिन एफसीआई नहीं छोड़ी,
जबकि बाकी फसलें ज्यादा पैसा दे रही हैं। तो जिसे कहते हैं ना, एक नशा होता है लाइफ में, कि पता है कि नशा सेहत खराब करता है लेकिन नशा नहीं छूट रहा। ये एफसीआई एक नशा है, सरकार पे भरोसा एक नशा है। इस नशे से दूर हो जाओ और बाजार से जुड़ जाओ, कभी मात नहीं खाओगे। मेरी बात याद रखना आप, जब तक सरकारों के भरोसे, सरकारी स्कीम के भरोसे आप जिंदा रहने की कोशिश करोगे, आप कभी खुशहाल नहीं होगे। क्योंकि सरकारी स्कीम सिर्फ जिंदा रखने के लिए होती है, खुशहाली के लिए नहीं होती है। आपको मरने नहीं दिया जाएगा, भूख से आप नहीं मरोगे, मान लिया, लेकिन क्या आप उसके लिए आपको सरकारी कोई केक ला के देगा या आपके बच्चे को कोई त्योहार में गिफ्ट ला के देगा? सरकार का काम नहीं है, वो आपका काम है। लेकिन आप और आपका बच्चा भूखा ना सोए, कोशिश सरकार की रहेगी यार इतना खाना तो पहुंचवा दो कि कोई भूखा ना सोए। बस इतना ही सरकार का काम है, इसके आगे सरकार का काम नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप कहते हैं विजय जी, मैं मान लीजिए गेहूं तो एफसीआई लेता है, सरसों तो लेता नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं आपके यहाँ सरसों कितनी है? आप कहेंगे अगर मान लीजिए मैं 500 एकड़ में सरसों करता हूं तो कितना हुआ? मान लीजिए 500 टन। मेरा एक छोटा सा सुझाव है आपको, आपको सरसों क्यों बेचनी है? अब आप उस सरसों के अपने एफपीओ में सरसों के तेल की एक घानी लगा लो ना। क्या कीमत है एक सरसों के तेल की फैक्ट्री लगाने की? मैंने लगाई है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। मेरे पास तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में मैंने लगाई थी। रोज मैं 600 टन सरसों क्रश करता था। अगर आप रोज 10 टन भी क्रश करते हो तो क्या खर्चा आएगा? 20-25 लाख रुपए, मैक्सिमम 50 लाख रुपए, बिल्डिंग समेत मिला के 50 लाख रुपए तो आपको भारत सरकार की 50 स्कीमें जो दे देंगी। उसका फायदा क्या होगा? आपने तेल निकाला और आप सिर्फ उस पर लिखिए एफपीओ का नाम। एफपीओ का नाम लिखिए कि मैं मान लीजिए XYZ गांव का एफपीओ, शुद्ध सरसों का तेल। जो आपका बाजार में रेट अगर मिल रहा है मान लीजिए 100 रुपए लीटर या 120 रुपए लीटर, आप उसमें लिखिए 130 रुपए लीटर। शुद्धता की गारंटी, जिसको चाहिए हमारे एफपीओ में आके देख सकता है हम कितना ईमानदारी से काम करते हैं। बस इतनी गारंटी चाहिए कस्टमर को, क्योंकि 90% सरसों का तेल मिलावटी मिलता है बाजार में। लाइन लग के आपका तेल बिकेगा। आपको पता है ना देसी घी के लिए लोग क्या कहते हैं? अच्छा देसी घी के लिए लोग गांव से मंगवाते हैं। क्या अच्छा सरसों तेल? मैंने पूरे बचपन में, हम हरियाणा से अपने घर में सरसों का तेल मंगाते थे, हम बीकानेर में खरीदते नहीं थे। क्यों? अपने सामने निकलवाते थे। पहली बात, जो आपकी खल निकली, अगर आपके यहाँ पशुपालन है तो आपकी फीड में चला गया। तो जो आपको पैसा नहीं मिल रहा था और जिस फीड के आप पैसा दे रहे थे, मक्का बाजरा आपके पास, सरसों की खल आपके पास, आपकी फीड तैयार हो गई, आपने कुछ नहीं फेंका, प्रॉफिट सबसे कम आया। आपको क्यों बेचना है बाजार में जाके सरसों? सरसों का तेल बेचना सीखिए। अगर लोगों को, आपको सरसों का तेल, उनको लगेगा नहीं यार ये एफपीओ, ये कोऑपरेटिव तो जबरदस्त, इनका तेल की तो क्वालिटी गजब है, आप क्या समझते हैं वो आपको छोड़ देंगे? वो आपसे 4 चीजें और पूछेंगे। भाई साहब मसाले की फसल नहीं लगा सकते क्या? आप हमें हल्दी नहीं दे सकते क्या अच्छी क्वालिटी की? आप हमें कुछ बाजरे का आटा अच्छा नहीं दे सकते क्या? आप ताकत को पहचानो, कस्टमर के गर्दन तक तो पहुंचो। आप एक बार उसकी उंगली पकड़ोगे ना, वो गर्दन अपने आप दे देगा आपके हवाले कि भाई साहब मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप जो पैसा लेना है ले लो, ईमानदारी से अच्छा माल दे दो, क्वालिटी खराब मत करना। बस आप इतना भरोसा दे दो कस्टमर को कि आप क्वालिटी खराब नहीं करोगे, दुनिया आपको सिर पे रखेगी। आप अपनी ताकत पहचाना। फिर आपकी बात आती है ईल्ड की, खरीफ की ईल्ड, रबी की ईल्ड, क्रॉप्स की ईल्ड क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसे तकनीक हैं बाजार में जो आज आपको 2 टन 3 टन सरसों दे सकती है, लेकिन हम कितना उगा रहे हैं? 600 किलो, 700 किलो, 1 टन, 11 क्विंटल ऐसे उगा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि आपके पास कौन सी तकनीक की कमी है। तो एफपीओ के माध्यम से फिर हम उन कंपनियों को आपसे जोड़ेंगे कि देखो यार इनको ये जरूरत है, आप करिए। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जब आप करने लगेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा।
अब हम आगे चलते हैं कि अब आपने जो फसल बेचनी थी बेच दी। अब आपको अगर कुछ और भी फसलें हैं, मैंने तो यहाँ कुछ एक का नाम लिखा है, रबी खरीफ का, अगर आप मान लीजिए आप वहां टिम्बर लगाया हुआ है, आपने वहां पे कोई हर्बल लगाया हुआ है, आपने वहां पे कुछ और चीज लगाई हुई है, वो भी लिख लो, ताकि हमें ये पता लगे कि आपके पास और क्या क्या रॉ मटेरियल है, किसका हम धंधा कर सकते हैं, किसको बढ़ा सकते हैं। फिर जब फसल कट जाती है तो बचता है उसका बायोमास, जिसको आप तूड़ी बोलते हो, या आजकल तारीख में पराली हम बोलते हैं, जिसको हम जला रहे हैं। गेहूं से तूड़ी निकलता है जो फॉडर में, फीड में काम आता है। आपको पता है हिंदुस्तान में 60% फीड एंड फॉडर की कमी है। आज की तारीख में आपको मक्का बिक रहा है, लोग कह रहे हैं 6, 7, 8 रुपए, लेकिन हरा चारा कितने में बिक रहा है? आपने उस ताकत को देखा ही नहीं जो आपके पास है। आने वाले समय में बहुत सारी फसलों से ज्यादा दाम तो आपको शायद हरे चारा आपकी इनकम कर देगा, क्योंकि मक्का पैदा होगा मान लीजिए 2, 4, 5 टन, हरा चारा आपके उसी 1 एकड़ में पैदा हो जाएगा 25-30 टन। और जब आप उसका रेट मान लीजिए 5 रुपए भी हुआ तो वो देगा 1.5 लाख रुपए। और अगर आपका 2 टन 3 टन अगर मक्का हुआ और आपने उसको 20 रुपए में भी बेच दिया तो मिला आपको 60,000 रुपए। अब आप सोचिए किधर है ताकत, हरा चारा उगाऊं या बाजरा उगाऊं? आपको सोचना पड़ेगा, ये बिजनेस की बात है। नहीं जी मैंने तो बाजरा उगा दिया अब सरकार बेचे, ऐसे नहीं होगा। हमें ही कमाने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और बहुत हैं, लेकिन हम सोचेंगे तब ना। इसी तरह से ये मैंने आपको इसलिए कहा कि अब आप थोड़ी और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए अपने ही मेंबर्स की, कि भाई 1 एकड़ में अंदाजन कितना बीज लगता है, कितने का हम केमिकल लगाते हैं, कितने का फर्टिलाइजर लगाते हैं, कितना जानवरों की दवाइयां और फीड पे हम लगाते हैं, और जो जानकारी आपको आपके वहां एरिया में अच्छी लगती है वो करें। होगा क्या, एक बार जब आपकी जानकारी आ गई तो आपको पता लगेगा भाई मेरे पास तो टोटल, हम तो 50,000 रुपए का बीज खरीदते हैं, हम 3 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का केमिकल खरीदते हैं, हम करीब 50 लाख रुपए का फर्टिलाइजर खरीदते हैं, एफपीओ के सारे मेंबर मिलके। पशुओं के लिए हम कम से कम 10 लाख रुपए की दवाइयां खरीदते हैं। तो कल को मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, कंपनियां होलसेलर को एजेंसी देती है ना, उसमें 20-30% मार्जिन होता है। क्या एफपीओ डायरेक्ट एजेंसी नहीं ले सकती? आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ट्रक एजेंसी टायर की एजेंसी किसके पास है पता है आपको? रिलायंस के पास। क्योंकि उनके अपने इतने ट्रक हैं कि अगर वो रिटेलर से खरीदेंगे या ट्रक बाहर से लेंगे, मतलब टायर बाहर बदलवाएंगे, तो सोचो कितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो कंपनियों ने क्या कर रखा है, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने हर चीज की एजेंसी ले ली डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, कि भाई तुम्हारा टायर बनता है मान लीजिए 1,000 रुपए का और रिटेल में आते आते वो 1,500 का बिकता है, मेरे को साल में 5,000 टायर चाहिए, तो डायरेक्ट एजेंसी दो ना मेरे को, मैं काहे को जाऊं रिटेलर के पास। हर एफपीओ अपने आप में एक मार्केटिंग एजेंसी भी बन सकता है खरीद में, और हर एफपीओ और कोऑपरेटिव अपने आप में एक मार्केटिंग कंपनी भी बन सकता है, क्योंकि आपके पास इतना माल है बेचने को। आप अब सिर्फ बाजरा क्यों देख रहे हो? जब आप इकट्ठे बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे पास 200 टन बाजरा है, 500 टन मक्का है, 2,000 टन भूसा है, मेरे पास इतना तेल है, इतनी मेरे पास कैटल फीड है, इतना मेरे पास गोबर है। हर चीज का जब आप हिसाब लगाओगे, अभी जो आपको लग रहा है कि आप एक छोटे गरीब किसान हो, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, आप जब इस पूरी चीज को साथ बैठोगे तो पता लगेगा कि आप कुल मिला के कुछ नहीं तो कम से कम 1,000 करोड़ के मालिक हैं। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, और आपको खुद ही समझ में आएगा कि हम कितनी बड़ी ताकत थे। और जिसे कहते हैं ना, हनुमान की कहानी वही आती है कि भाई जामवंत साहब ने जब तक हनुमान को ये नहीं बताया कि भाई आप लंका जा सकते हो, तो रामायण नहीं बनती। तो आप सब हनुमान हैं, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको ये बताएं कि भाई साहब आप में बहुत पोटेंशियल है, कृपया आप अपनी ताकत को पहचानें। और ये जो शीट है, मैं आप लोगों को सुनील जी और उनकी टीम के माध्यम से कहूंगा कि ये एक इंडिकेटिव है, ये नहीं कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।
आप जितनी छोटी छोटी जानकारी अपने बारे में लिखेंगे उतना आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, और आप उस कैलकुलेशन को, उस पूरी शीट को जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी आपका ग्रोथ प्लान बन जाएगा। और जब आपका ग्रोथ प्लान बनेगा आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को तो रोज माल चाहिए। जिस दिन आप जाग गए उसी दिन सवेरा है आपका, लेकिन जागो तो सही। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो अगले साल सोचूंगा, तो फिर आपकी तरक्की 1 साल रुक गई। आप आज सोचते हो कि नहीं इस प्रोग्राम के तुरंत बाद भैया अपने कल संडे है बैठो जरा मीटिंग हो जाओ शुरू, कल से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ये आपके ऊपर है। हमने आपको रास्ता दिखाया है, उस पर कितनी स्पीड से चलना है ये आपको सोचना है। आपका एक्सेलरेटर कितना दबाना है ये आपको सोचना है। हाँ, जहां पे खड्डे आपको दिखेंगे हम आपको बताएंगे उस खड्डे में से आपको कैसे निकलना है, उसके क्या क्या रास्ते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान है और हम हर समस्या का समाधान आपको दे देंगे, लेकिन मिलके जो सबसे अच्छा रास्ता होगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस समस्या से निकालें। और मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जो नहीं निकल सकती, कोई जरूरी है वो फसल उगानी, नहीं उगाएंगे। भाई पर्पस क्या है? पर्पस कमाना है, पर्पस फसल नहीं है। मक्का हो, बाजरा हो, गेहूं हो, चावल हो, टमाटर हो, आलू हो, कोई भी फसल हो, हमें तो भाई पर्पस कमाने से है। जो फसल अच्छा दाम देगी हम वो उगाएंगे। अगर इस साल हमने मान लीजिए कि सरसों उगाया और हमें नहीं लगा कि यार इस बार अच्छा प्रॉफिट हुआ, और अगले साल हमें कुछ और फसल में अच्छा प्रॉफिट दिखता है, हम वो उगाएंगे। हमें कोई फसल से कोई चिपकने थोड़ी रहना है। हमारा पर्पस बहुत सिंपल है कि आप हमें मिलके आगे बढ़ना है। और हमारे जितने एफपीओ और कोऑपरेटिव्स के मेंबर किसान भाई हैं, अगर कल इनकी आमदनी बढ़ती है, इनकी सेहत सुधरती है, परिवार खुशहाल होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, परिवार खुश होते हैं, और क्या चाहिए इस देश को? हमको आपसे और क्या लेना है? हमें आपसे कुछ नहीं लेना, हम आपसे कोई टैक्स नहीं मांग रहे उसका, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े। और आप खुशहाल होंगे, आप लोगों की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी, क्योंकि आप लोग 50-60% आबादी है इस देश की। इसीलिए मैं बार बार जो हमारे साथी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आप एफसीआई सरकार के भरोसे मत रहो। 56 साल हो गए और आप कहां पहुंचे? गरीब के गरीब रहे। और किसने पैसा कमाया? 56 साल से जो लोग किसान एफसीआई को माल बेच रहे थे वो आज भी गरीब है, लेकिन 56 साल से जो कमीशन एजेंट एफसीआई को माल किसान से खरीद के बेच रहे थे वो सब अमीर हो गए। आप समझ रहे हैं इस खासियत को? तो हमेशा जो आदमी बाजार से जुड़ता है वो पैसा कमाता है, जो आदमी सरकार से जुड़ता है वो रोता रहेगा, क्योंकि सरकार का काम नहीं है पैसा देना। सरकार के पास और बहुत समस्या है। सरकार पैसा कहां से देगी? सरकार पैसा आपको तभी ज्यादा दे सकती है जब सरकार के पास ज्यादा पैसा हो। सरकार के पास ज्यादा पैसा कैसे आएगा? विजय सरदाना पे ज्यादा टैक्स लगा दो। जैसे ही आप मेरे पे टैक्स लगाओगे मैं शोर मचाऊंगा, मेरे जैसे करोड़ों लोग शोर मचाएंगे कि भाई साहब ये क्या तरीका है। तो सरकार उससे भी डरेगी कि विजय भाई कितना पे टैक्स लगाए, इसके देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। लोग कहेंगे भारत बहुत महंगा देश है काम करने के लिए, हम नहीं करते। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो आपका टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। ये बड़ा विशियस सर्कल है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब मैं कल किसानों से कह रहा था, किसान कहते नहीं जी हमें एमएसपी बढ़ा दो, सारी फसलें सरकार खरीद ले। मैंने कहा इस देश में टोटल सरकार की कमाई है 16,50,000 करोड़ रुपए टोटल टैक्स आता है। उसमें आपको डिफेंस भी रखना है देश का, चीन पे पाकिस्तान पे नजर भी रखनी है ताकि आपकी जमीनें ना हड़पें, वो आपको तंग ना करें। दुनिया भर की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आपको आतंकवादियों को भी कंट्रोल करना है, आपको चोरों को भी रोकना है, आपको क्राइम्स भी रोकने हैं। पुलिस पे खर्चा है दुनिया भर का। आपको एजुकेशन देनी है, आपको हेल्थ देनी है, आपको सड़कें बनानी है, आपको बिजली बनानी है, आपको डैम और नहरें बनानी है ताकि किसानों को पानी मिले, आपको फिर सब दुनिया भर की सब्सिडी भी मिलती है। सब कुछ होने के बाद भी अब आप कहते हो कि सरकार खरीद ले, तो जो सरकार का बजट है 16,50,000 करोड़ रुपए, उससे तो सरकार का अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा।
अब आप सरकार को कहते हो ऊपर से 15 लाख करोड़ का और सारी फसल खरीद ले, तो पैसा कहां से आएगा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि हमारे जो किसान कुछ साथी लोग हैं वो सच्चाई समझना ही नहीं चाह रहे, वो अपने स्वार्थ में इतने फंस गए हैं, वो उसके आगे सीखना नहीं चाह रहे। तो ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है कि हमारे कुछ किसान भाई जो एक तरफ मेहनत कर रहे हैं, अमूल जैसे किसान, बाकी किसान जो अपने पैरों पे खड़े हैं, आप में से बहुत लोग होंगे जो कोऑपरेटिव बना के अपना रास्ता तय कर रहे हैं, और कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो पैरों पे खड़े होना ही नहीं चाह रहे। 56 साल हो गए, कभी तो पैरों पे खड़े हो गए या नहीं? तो ये एक चिंता की बात है जो हम सबको चिंतित करती है कि क्या होगा इस तरह से अगर विचारधारा रही तो। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एफपीओ और कोऑपरेटिव्स को, बाकी जो हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें उनको रास्ता दिखाना है, क्योंकि इस देश में 138 करोड़ हैं जिनको रोज खाना खाना है, जो रोज पैसा दे रहे हैं। तो ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और मैं सुनील जी आपसे निवेदन करूंगा, अगर कोई सवाल है आज के मुद्दे पे तो लेंगे। और दूसरा मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर इस शीट में से कुछ एफपीओ अगर हमें भर के भेज दें तो हम उन 2-3 एफपीओ के एग्जाम्पल को एज ए टेस्ट केस ले लेंगे, और बाकी जो मेंबर हमारे जुड़ेंगे अगली बार से, हम उस एफपीओ के डेटा को एज ए टेस्ट केस लेके डिस्कस करेंगे। तो रियलिस्टिक एनालिसिस होगा कि इसमें क्या हो सकता है, क्या बदल सकता है, हम इसमें कहां क्या बदलाव ला सकते हैं, और उसको आधार बना के अगर हम चलेंगे तो बाकी हमारे जो साथी लोग हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सुनील जी, बैक टू यू। तो विजय जी के वक्तव्य ने एफपीओज और कोऑपरेटिव्स के लीडर्स और उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको चिंतन करने के लिए काफी सामग्री दे दी है। और जैसे एमडी साहब ने और नाफेड फीफा के लीडरशिप ने हमें मार्गदर्शन दिया है, इस तरह का जो कार्यक्रम है वो हर हफ्ते किया जाएगा, जिसमें तकनीकी और प्रबंधन दोनों विषयों को लिया जाएगा। और कार्यक्रम 2 भाग में होगा, जैसे कि आज था। उसी तरह से अगले 1 साल प्रयास ये रहेगा कि हर हफ्ते आपसे रूबरू हो और ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। विजय जी की शीट हम सब पे सर्कुलेट कर देंगे। जिन जिन लोगों ने ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर शेयर किए हैं, व्हाट्सएप पे या ईमेल से आपके साथ शेयर कर लेंगे। कुछ केस स्टडीज ले लेंगे जिन पे विजय जी चिंता करके अगले एपिसोड्स में उस पे मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फीफा के सीईओ श्री सुदर्शन सूर्यवंशी जी को कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे ऑडियंस को। धन्यवाद सुनील जी। उद्यमिता अभियान और एफपीओ संघ साझेदारी, इसकी दूसरी और तीसरी कड़ी आज श्री अनुराग अग्रवाल जी और श्री विजय सरडाना साहब इन्होंने गूंफी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोनों हमारे स्पीकर्स का, कि अनुराग जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही सिंपल शब्दों में एक कठिन तकनीक सारे एफपीओ को पेश की है। और हमें लगता है कि हर एफपीओ के पास ऐसा अगर कोल्ड स्टोरेज यूनिट है तो जो हम लोगों ने पिछली बार कहा था, जो सपना हमने सारे एफपीओ को दिखाया था कि एक रिटेल चेन हो, और जो विजय जी ने भी सरदाना साहब ने भी सबको बताया है कि हर एफपीओ बड़े बड़े कंपनियों की डीलरशिप अपने अपने क्लस्टर के लिए ले सकती है। तो उसमें जो भी कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता हो, चाहे वो एग्री इनपुट्स के लिए हो या सेपरेटली अपने निजी जिंदगी में जो भी आइटम्स रखते हैं उसके लिए हो। और बहुत बहुत उसके उदाहरण भी अनुराग जी ने सारे एफपीओ को दिखाए हैं कि ये सिंपल कोल्ड स्टोर जो है 15 से 20 टन का, उसके द्वारा कितनी भिन्न भिन्न चीजें आप स्टोर कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, राइपनिंग कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अनुराग जी को, और मैं उनको निवेदन करूंगा कि आप आगे भी हमारे एफपीओ के लिए मार्गदर्शन करें और ये कोल्ड चेन जो है हम एफपीओ के लिए डेवलप करें।
पिछले हफ्ते विजय जी ने जैसे हमें आश्वासन दिया था कि वो हर हफ्ते आके हमें मार्गदर्शन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका कि आपने आपका आश्वासन पूरा किया और आगे भी हम भरोसा रखते हैं कि हम हर हफ्ते हमें मार्गदर्शन करेंगे। मैं नाफेड एमडी सर ने आज हमें संबोधित किया ये दूसरी और तीसरी कड़ी के लिए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाल के इसमें सहभाग किया और हमें संबोधित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सुनील जी का और पूरी आईसीएफ के टीम का, फीफा और नाफेड की टीम का भी, कि ये सारी श्रृंखला आगे चलाने के लिए जो श्रम और मेहनत सारे लोग कर रहे हैं और हमारे एफपीओ से फीफा के मेंबर एफपीओ के लिए जो फायदा पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और ये श्रृंखला जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हमारी जो एफपीओ मेंबर्स आज शामिल हुए वो आगे भी ऐसे ही शामिल होते रहे और हम लोग तो चाहेंगे कि नए नए तकनीक, नए नए, जैसे सुनील जी ने कहा है, नए नए प्रबंधन के विचार मार्गदर्शन आपके सामने रखते जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बड़ी तादाद में आप इसमें शामिल होते रहना और सबका धन्यवाद। सुनील जी, ओवर टू यू। थैंक यू। काफी लोग अंत तक जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और ये दिखाता है कि एपीओज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनमें कितनी आकांक्षा है फ्यूचर को लेके, और हमारा प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।